जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM में आपके साथ आपके प्रेजेंटर माविश खान और प्रोग्राम है ये डिलाइट। और जैसे कि मैं आपसे पिछले एक हफ्ते बल्कि शायद उससे भी पहले से आपको बताती आ रही हूँ कि हमारे साथ मौजूद रहेंगे असफर अली, जिनको लेके मैं खुद बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ और इसकी बेशुमार वजूहात हैं। आज हम उनसे जब बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि इतनी बड़ी फ़ैन मैं उनकी क्यों हूँ, इतना ज़्यादा क्यों पसंद करती हूँ। बेसिकली इन्होंने जब भी काम किया बिल्कुल हट के काम किया। ये कभी भी जो चीज़ चल रही होती है उसको फॉलो नहीं करते, ये अपना ट्रेंड खुद सेट करते हैं। ट्रेंड सेटर हैं, किंग मेकर हैं और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आज तक लोगों को कंटेंट दिया है जिसको मुझ समेत बेतहाशा लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मज़ीद में इंतज़ार नहीं करवाती आपको इस इंट्रो में, हम उनसे बात करेंगे। वो अपने लिए आप ही काफ़ी हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज। हेलो हेलो जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, ग्रेट, ज़बरदस्त जी। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। टेक्नोलॉजी भी कमाल चीज़ है, दुनिया में कहीं भी हो तो कम से कम बात तो हो सकती है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था वीडियो कॉल करेंगे आप। नॉर्मली जितने मेरे ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं वीडियो कॉल होती है, बट इट इज आल्सो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम जस्ट थ्रोइंग इन माय ऑडियो और खाली मेरी आवाज लोगों तक पहुंच रही है। रेडियो करने का बहुत अरसे बाद एक्सपीरियंस दोबारा हो रहा है। ओमान के सबको बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी अराउंड एंड यू नो आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग जो है पसंद करते हैं मेरे काम को। सर बेतहाशा पसंद करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल पता है जब से मेरी आपसे बात हुई है ना, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतने दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं मेरे। थैंक यू सो मच, ये प्यार है आप लोगों का जी। तो सर मतलब हम शुरू से बात करते हैं आपका। मुझे तो वैसे अगर देखा जाए, आज मैं सुबह आके जब मैंने शो स्टार्ट किया उस वक्त मैंने लिस्टर्स को भी बताया कि अगर मेरी बात की जाए तो मुझे असफर अली के बारे में तकरीबन मैं समझती हूँ कि सारी बातें पता हैं, क्योंकि मैं आपको इतना ज़्यादा फॉलो करती हूँ, इतना ज़्यादा देख रही हूँ जब से सब सेटे आया है, तो मुझे पता है। लेकिन लिस्टर्स के लिए मैं कहना चाहूँगी आपसे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस तरह से कि कब से काम शुरू किया, बचपन कैसे गुजरा, ये थोड़ा सा एक होता है ना फॉर्मेलिटी होती है कि ताकि लोगों को सही तरह से पता चले, तो वो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। ठीक है, इंट्रोडक्शन एक्चुअली छोटा सा इन शॉर्ट ये था कि जी मैं तो बेसिकली मेरी फैमिली में बहुत सारे मेरी वालिदा भी, मेरे वालिद भी, नाना, बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्ट की फील्ड से वाबस्ता है। और तो एक DNA में आपके आर्ट जो है वो है, तो वो मालूम था बहुत छोटी उम्र में कि जो कुछ भी करना है कुछ आर्ट के ही फील्ड में करना है। लेकिन एक अमूमन तासुर होता है दुनिया में हर जगह के आर्ट से पैसे नहीं बनते, या ये कोई खाली सोच की कोई अच्छी चीज बना के आप क्या माशरे में क्या एडिशन कर रहे हैं, या इस तरह की सोचें स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली ये होता है कि जी कोई चीज ऐसी करें वाइबल हो जिससे बाद में पैसे भी बन सकें। तो ये भी दिमाग में था बचपन में, ऐसा नहीं था कि बस आर्ट ही करना है, पेंटिंग बनानी है, कुछ स्कल्पचर्स बनाने हैं। और फिर तो बिकॉज छोटा था तो मैंने देखा कि आर्टिस्टों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हाँ होती, फ्रीडम ओरिएंटेड है, होती मजे की है, लेकिन पैसे का उसमें इतनी आमदरफ नहीं होती। प्राइमरीली वो बेसिकली तो ये था कि कुछ ऐसा काम करें पैसे भी बने, तो सिर्फ ये गरीब आर्टिस्ट होके ना मर जाए, तो वो भी एक होता है। तो उसका ये इशू निकला कि जी जब बड़ा होता गया तो समझ में आया कि यार किस चीज में तुम्हारे ग्राफिक डिजाइन चूज किया अपनी फील्ड। ग्राफिक डिजाइन उस जमाने में बहुत बड़ी फील्ड थी और एडवर्टाइजिंग से लिंक था उसका, और डिजाइनर्स बहुत बड़े बड़े दुनिया में पैदा हो रहे थे। तो जब बाहर पढ़ने किया तो ग्राफिक डिजाइन मैंने चूज किया। जब वहां से पढ़ कर आया तो मैं देखा कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड टीवी की होगी, ट्राई करते हैं। तो वो मुझे चांस मिला तो मैंने ट्राई की तो मुझे वो आई फेल इन लव विद द कैमरा एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ये एक मूविंग विजुअल्स हैं। और इसको मेरे लिए मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा मुश्किल है फिल्म और टेलीविजन और ये सब चीजें करना, मैं कैसे शायद नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं यहाँ पर आके मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो मेरे लिए मैं बना हूँ इस काम के लिए। तो मुझे ग्राफिक डिजाइन से
3-4 कदम आगे जाना चाहिए और मैं सोचा चाहिए कि मैं फिल्में बनाऊंगा, एक्टर्स को डायरेक्ट करूंगा और बहुत और ज्यादा चीजें करूंगा, एनिमेशन करूंगा। तो मैं अपने आप को मैं फिर प्रोग्रेस करता गया। तो फिर ये इन शॉर्ट ये है। मतलब इरादा था आपका कि आपने शुरू से आर्ट फील्ड में ही आना है। जैसे आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली में आर्टिस्ट मौजूद हैं और आपकी मदर भी एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, तो आपने आना इसी फील्ड में था, लेकिन फिर वो रास्ता कुदरत ने खुद बनाया कि आपने क्या करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे सच है। बहुत सारी चीजें आप इंसान खुद नहीं करता, बस वो सिर्फ सोच रखता है और फिर आगे कुदरत यूनिवर्स खुद करती है आपके लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। सही। तो सर जब आपने शुरू किया था तो आपने एक म्यूजिक चैनल चार्ट्स जो प्रोग्राम आता था उसको आप असिस्ट कर रहे थे शुरू में, और उसके बाद फिर आप अपना भी एक प्रोग्राम लेकर आए थे। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि वो कैसा था आपके लिए। म्यूजिक चैनल चार्ट्स एक्चुअली वो पाकिस्तान का वाहिद शो था जो हर हफ्ते आता था और उसमें हर दफा नए नए लोग होते थे, नए सिंगर्स होते थे पाकिस्तान की। मतलब बीटीवी पे एनटीएम था उस जमाने में चैनल, तो एनटीएम के ऊपर बिल्कुल भी कोई म्यूजिक का शो नहीं था। एक ये वाहिद शो था पाकिस्तान के अंदर जो म्यूजिक का शो था। और उस जमाने में बैंड जो थे वो जुनून बैंड था, बिल्कुल नया नया पैदा हुआ था। वाइटल साइंस एक बड़ा एस्टैब्लिश बैंड था, नुसरत फतेह अली खान बहुत एस्टैब्लिश थे। लेकिन पॉप म्यूजिक में नए नए लोग म्यूजिक चैनल चार्ट्स ने बहुत दिए। तो वो एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि क्योंकि मैं खुद पॉप म्यूजिक फैन था और मैं खुद भी बहुत छोटा था, तो हम लोग छोटे होते तो ज्यादा गाने सुनने के शौकीन होते हैं, सिंगर्स में उठने बैठने के शौकीन होते हैं। बड़े बड़े स्टार्स से मिले तो खुशी हुई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ पर है वहां चले गए, गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं दिखाओ। और फिर दोस्तियां होती गई लोगों से, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स दोस्तियां होती गई जो ऑडियो और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे जो कैमरे के ऊपर नहीं आते थे। वो बिहाइंड द कैमरा बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होना शुरू हो गई। तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस इस हिसाब से था कि जो बातें लोग आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता देते हैं वो किसी किताब में या किसी डिग्री को पढ़ के जो आपको कंप्लीट आगाही नहीं हो सकती उसकी, जो किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको मिलता है। तो मुझे वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस लगा। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल टाइम्स ऑफ माय लाइफ। सही। वो जो म्यूजिक चैनल चार्ट का था, फिर उसके बाद आपने अपना एक आप लेकर आए थे जिसमें म्यूजिक प्रोग्राम था एक, मतलब वो भी इसी तरह का काउंटडाउन टाइप का था। और फिर वीडियो काउंटडाउन। असल में पाकिस्तान का चक्कर ये है कि जो लोग पाकिस्तान में अरसे से नहीं है उनको भी खबरें मिलती होंगी। पाकिस्तान में बड़ा वॉलेटाइल सिचुएशन रहती है पॉलिटिकली। कभी सेंसर बोर्ड कुछ हो जाता है, कभी हुकूमत के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से कुछ 3-4 लोगों की चॉइसेस के हिसाब से सेंसर बोर्ड। अब एक बीच में हुकूमत आई थी 90s में जिसने कहा म्यूजिक सही चीज नहीं है, तो इसको हम कंडेम करते हैं, तो म्यूजिक के प्रोग्राम बंद किए जाए। तो म्यूजिक चैनल चार्ट्स बंद हो गया। वो हुकूमत 2-3 साल रही, फिर वो चली गई, तो दूसरी हुकूमत आ गई। उन्होंने कहा म्यूजिक अच्छी चीज है, म्यूजिक करनी चाहिए। फिर दोबारा शो स्टार्ट हो गया, लेकिन इस बार म्यूजिक चैनल चार्ट्स के नाम से हम शुरू नहीं कर सकते थे, तो उसकी लाइसेंसिंग का कोई चक्कर हो गया था। तो फिर उन्होंने नाम चेंज किया, वीडियो काउंटडाउन नाम रख दिया उसका फ़ज़ल साहब ने। और मैं तो छोटा सा प्रोड्यूसर था आज़म साहब के लिए। असल जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और कंपनी के मालिक थे और बड़े जबरदस्त आदमी। मैं ख्याल पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री को ऐसा गिफ्ट बहुत अरसे सालों में एक दफा मिलता है। फ़ज़ल साहब वाज अ ग्रेट मैन। तो उन्होंने नाम चेंज किया और बोला कि अब तुम इसको प्रोड्यूस करोगे। बिकॉज पहले होता था कि हम लोग 3-4 होते थे मिलके म्यूजिक चैनल चार्ट्स करते थे। तो बीच में 2-2.5 साल म्यूजिक बंद रहा, तो उसमें कुछ लोग आगे पीछे हो गए, तो फिर मैं ही रह गया था। तो उन्होंने कहा तुम बनाओ। तो ऑब्वियसली इतना काम सीख चुका था उस वक्त कि अपना शो मेरा तो मजा आ गया। तो इस तरह फिर वो चलता रहा। फिर वो दोबारा हुकूमत चेंज हो गई। फिर उन्होंने कहा म्यूजिक हराम हो गया या म्यूजिक सही नहीं है। तो ये लड़कों के बाल लंबे लंबे थे, जिन्होंने जैसे अली अजमत के बाल लंबे थे, नजम शिराज के बाल लंबे थे, अली टिम जो माइलस्टोन के सिंगर हैं उनके बाल लंबे। तो हुकूमत ने कहा कि ये बाल कटवाएं, ये क्या लड़कियों के साथ में बाल के घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करना शुरू की आर्ट में। और गवर्नमेंट ने कहा कि तो लड़कों ने, कुछ लोगों ने बाल कटवाए, कुछ लोगों ने बाल नहीं कटवाए। वो उन्होंने रिबेल कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कटवाएंगे, हम क्यों कटवाएं बाल। तो एक प्रॉब्लम होगी। आप मतलब इस तरह के लॉस को जाना शुरू हो गए जिससे म्यूजिक बहुत डिस्टर्ब हुआ। फिर दोबारा म्यूजिक वो बंद हो गया, हमारा म्यूजिक प्रोग्राम। जो नई हुकूमत आई फिर वो 1-1.5 साल वो हुकूमत रही, फिर नई हुकूमत दोबारा आ गई। तो जो नई हुकूमत आई उसने कहा हाँ म्यूजिक करें दोबारा करें। तो जितने लड़के घर बैठे हुए थे लंबे लंबे बाल लेकर, वो फिर वो वापस निकल आए बाहर। और फिर हाथ नूरी पता नहीं क्या क्या बना उसके बाद सब अपने सामने।
सही सही, तो ये वाला सीन था। और अच्छा, म्यूजिक की आपने शुरुआत म्यूजिक प्रोग्राम से की, और आप जैसे बता रहे हैं कि आप म्यूजिक लवर, पॉप म्यूजिक लवर भी हैं, मैं खुद भी बहुत बड़ी हूँ। तो उसके बाद फिर एकदम से जब आपने शो करना शुरू किया, वो एक कुकिंग शो पॉटलक के नाम से, तो ये कैसे, मतलब इधर से उधर आप कैसे एडजस्ट कर लेते थे अपने आप को हर चीज में? वो असल में यू आर लर्निंग एंड यू आर यंग, आपको 21-22-23 साल के होते हैं, तो आपको दिल चाहता है कि कभी घर ना जाए, बस हर वक्त यही काम करते रहे। तो मैं तो खाली घर जाता भी खाली सोने के लिए था। अच्छा। तो मैंने आई थिंक कोई इस तरह भी किया है कि मैं 72 घंटे जागा हूँ। जैसे मैंने शूट खत्म की, फिर एडिटिंग पे चला गया, एडिटिंग सुबह 7-8 बजे खत्म हुई, फिर मैं और मेरे दोस्त मिलकर नाश्ता करने चले गए बंस रोड, नाश्ता फिर हमने निहारी वारी खाई, फिर भी नींद नहीं आ रही, वापस ऑफिस आ गए। ऑफिस आके दोबारा कोई आइडिया बना रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, कोई प्रोमो शूट करना है, कुछ करना है, फिर उसकी शूट पे चले गए। वहां थकते नहीं थे एज सच, बिकॉज बहुत एनर्जी थी। तो जैसे मैं उसको समझाता हूँ किस तरह से था मेरे लिए ये काम करना। स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसे था जैसे किसी यंग लड़के के लिए गली में क्रिकेट खेलना हो, या कोई पार्टी अरेंज करना हो, या बीच का प्लान बनाना हो। मेरे लिए ये बहुत हैप्पी मोमेंट होता था। तो उसके मुझे जो भी काम होता था कि ये कुकिंग प्रोग्राम करना है, मैं कहता हाँ लेट्स डू इट। मैं कभी नो नहीं करता था कि मेरा दिल नहीं जा रहा, मैं क्यों करूँ कुकिंग प्रोग्राम, मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसा नखरे नहीं करता था। मैं कहता हाँ आई वांट टू लर्न मोर। मैं वो बहुत ज्यादा ओपन, बिकॉज अगर आपको मतलब हार्ड वर्क, देखिए मैविश, हार्ड वर्क वो होता है जिसमें मजा नहीं आ रहा। जिस काम में मजा आ रहा होता है ना, वो हार्ड वर्क नहीं होता। वो तो लोग 12-12 घंटे क्रिकेट मैच खेलते हैं, उनको मजा आ रहा होता है तो वो खेलते हैं ना। जिसको नहीं पसंद क्रिकेट, उससे बोले खेलो तो सड़ जाएगा वो 2 घंटे, बोलेगा क्या मुसीबत है यार, तो मैं इस काम को पसंद इतना करता था, मुझे मजा इतना आ रहा था कि मैंने एंजॉय करता गया, और मैं करता गया जो भी मुझे सामने मिला काम। तो पॉटलक वो एक्सपीरियंस था कि यार देखें तो सही, विद इन स्टूडियो शूट जो होती है उसका कैसे होती है। मल्टीपल कैमरास लगे हुए हैं, 5-5 कैमरे लगे हुए हैं, कैसे उनको यूज करना है। लाइटिंग डिफरेंट होती है। होस्ट, अब म्यूजिक चैनल की होस्ट जो होती थी, या होस्ट होता था विजय, वो बहुत स्पंकी होता था कि हाय क्या अंग्रेजी बोलता था। पॉटलक टाइप या कोई और टॉक शो में करता था, तो उसमें बहुत ज्यादा उर्दू बोलते थे और गाढ़े लफ्ज बोलते थे। अब हस्बे जायका एक लफ्ज ऐसा है जो आप कुकिंग शो में सुनते हैं, ये रियल लाइफ में भी नहीं सुनते आप, कि हस्बे जायका। तो हस्बे जायका एक नया लफ्ज सीखने को मिला। ये क्या चीज है हस्बे जायका, बार बोलती रहती है। तो पूछा ये क्या है, बंदी कहती, मतलब बेचारी वो कुकिंग आर्टिस्ट थी, तो वो कहती थी कि हस्बे जायका ही डाल दें, नमक इतना डाल दें। तो मुझे ना गेम ये था कि पॉटलक टाइप शो की 2-3 चीजें होती हैं कुकिंग शो की। एक तो उसका विजुअल ठीक करना है, आपने खाना क्या पक रहा है उस पर बात करनी है, वो सब चीजें हैं, कपड़े क्या पहनेंगे, लाइटिंग, ये तो टेक्निकल बात हो गई। लेकिन उसकी कॉन्सेप्चुअल बात भी होती है बड़ी जबरदस्त, कि मुझे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता एज अ मैन, मतलब मैं चाहूँ तो सीखूं, लेकिन मैं शो इस तरह ट्राई करता था कि मैं भी सीख जाऊं कुछ, इसको इतना सिंप्लीफाई कर दूं। तो वो टेक्निकल बात से निकल के कॉन्सेप्चुअल बात पे आ गया। तो आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए, तो आपने ये भी सीखना शुरू कर दिया कि यार आसान कम्युनिकेशन कैसे करनी है विजुअली, कि खाना पका रही है, इतनी मुश्किल चीज पका रही है इसको, या ट्राइफल बना रही है मीठे में, उसके साथ साथ वो कढ़ाई भी बना रही है। तो ऐसा हो जाए कि जब मैं ये खत्म हो शो, तो मैं कढ़ाई बनाना सीख चुका हूँ। तो जो मैं अगर सीख गया तो ऑडियंस भी सीख जाएगी। तो इस तरह से ना मैं इसको तो कॉन्सेप्चुअली मैं इस तरह देखता था चीजों को। तो वो सब एक्सपीरियंस है। लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें भी होती हैं। पाकिस्तानी हैं हमारे बहुत सारे लिसनर्स, तो एक थोड़ा सा हमारा एक सेटअप है जिसमें ये बात बोली जाती है कि जाहिर बात है मजा तो आएगा किसी बंदे को जब 25,000 लड़कियां घूम रही होंगी आसपास, और मॉडल्स होंगी और एक्ट्रेसेस होंगी, और क्यों नहीं आएगा मजा, ये हार्ड वर्क थोड़ी लगता है, तो मजा आता ही है, इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो मैं बता दूं आपको एक बात कि कभी भी कोई ऐसा शख्स जिसने लड़की को स्कर्ट पहने नहीं देखा, तो अगर वो जाता है अमेरिका या यूरोप नहीं जाता है और वो लड़कियों को स्कर्ट पहने देखता है, तो 2 घंटे बाद उसका वो खत्म हो जाता है लड़कियों को देखने का। बिकॉज तो हमारी फील्ड में भी ऐसे ही, आप उस फील्ड में आते हैं ना, तो स्टार्टिंग बड़ा चार्म लगता है कि मॉडल्स ये वो फलाना, लेकिन एक हफ्ते बाद वो सब नॉर्मल हो जाता है। वो ना उनको कोई गलत नजर से देखता है, ना आपका दिल चाहता है, ना आपको उससे बात करने का दिल चाहता है। उल्टे आप उनके मसले सॉल्व कर रहे होते हैं। वो कहती है मैं इस टाइम पे नहीं आऊंगी, मैं ये मेकअप नहीं लगाऊंगी, मुझे उस गाड़ी में पिक नहीं करो, मुझे इतनी बड़ी वैन क्यों भेजो। आपको मतलब वो जो उसकी जो ग्लैमर है ना, उसमें से निकल जाते हैं आप, और उसकी डे टू डे प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं आप। फिर ये जो तो मजा वो सिर्फ लड़कियों का या अय्याशी का नहीं है मजा, वो मजा जो है वो उस काम का अपना है।
तो दिस इज व्हाट आई कॉल फन। बिल्कुल तो सही। जैसे मुझे ज्यादा मजा आता था कि जैसे मैं बता रहा हूँ ना पॉटलक का, तो ज्यादा मुझे मजा आता था इस बात का कि यार ये कुकिंग शो सीखने में मजा आएगा। अब वो होस्ट प्यारी है या नहीं है, या वो मतलब उसमें ज्यादा होता था इशू कि यार टाइम पे आ जाओ, चली जाए जब फटाफट करके ये जो यहाँ पर थोड़े नखरे नहीं खत्म हो रहे, इसके मेकअप के मसले नहीं खत्म हो रहे, कुकिंग शो कर रही हो तो हमारे मेकअप के मसले, तो वो बड़े सारे प्रॉब्लम्स आपको, तो फिर आपको वो नहीं, वो ग्लैम जो है ना, उसका ग्लैम जैसे आप बोलते हैं ग्लैमरस लाइफस्टाइल वो आपको खाली जो हम लोग रेड कार्पेट करते हैं और जब हम लोग कोई बड़ा शो करते हैं और उसमें जो जो आप बिहाइंड द सीन्स देखते हैं तो उसमें आपको लगता है बड़ा ग्लैमरस है प्रोफेशन। ग्लैमरस जो आपको दिखा रहे हैं हम बस वो पार्ट है, तो पीछे है ना उसके वो सब वो वाली बातें हैं जो किसी भी जॉब पे होती है कि मैं इतने बजे नहीं आऊंगा, मैं इतने कम पैसों में काम नहीं करूंगा, वो तो वो जो शक्ल वकल अच्छी होना और सब चीजें, कपड़े अच्छे पहनना, ये सब गायब हो जाता है इन द मिडल ऑफ इट ऑल। बिल्कुल सही बात है। और जो बंदा इतना ज्यादा काम वाला हो, जितना हार्ड वर्कर हो और जिसको अपने काम से कहना चाहिए इश्क हो, तो उसके लिए ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, उसके लिए अपना काम मैटर करता है और वो आपने प्रूव किया है हमेशा। अच्छा, अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट सब सेट है की तरफ। सब सेट है ऐसा ड्रामा है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब इसका पहला प्रोमो चला था टीवी पे तो पता नहीं क्या था, कुछ कनेक्शन था, क्या चीज थी या कुछ बिल्कुल हटके लगा था कि मैं बकायदा भागती हुई स्क्रीन के सामने रखे खड़ी हो गई थी और मैंने वो प्रोमो देखा था और इंतजार शुरू हो गया था कब शुरू होगा ये, और एक एपिसोड मिस नहीं किया। और इवन अगर अभी भी मुझे मौका मिलता है, कभी भी कुछ ऐसा होता है ना कि आपको स्ट्रेस है, कुछ दिल चाह रहा है कुछ अच्छा देखने का जिसके बाद आपकी कुछ लाइट फीलिंग हो जाए, तो मैं अभी भी सब सेट ही देखती हूँ। थैंक यू। ये इट्स फनी बिकॉज काफी लोग मुझे बोलते हैं कि यार असल में सबसे का चक्कर ये था कि अब वो इतने साल हो गया ना, तो वो सबकी एक बचपन की मेमोरीज ही बन गया, तो उसका एक दिल में बहुत अच्छी जगह है, सबसे की दिल में जगह है, तो उसको लोग अक्सर इसलिए भी देखते हैं क्योंकि उनको अपना पुराना टाइम याद आता है, उनको अपने बचपन के दिन याद आते हैं, कॉलेज के डेज, किसी को स्कूल के डेज, तो वो एक बड़ा एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करता था ड्रामा। और क्योंकि आप उस एज ब्रैकेट में था, होता तो वो 20 मिनट का था, छोटा सा ड्रामा था, लेकिन उस 20 मिनट में काफी कुछ था आपकी जिंदगी के बारे में, हर किसी के बारे में। और वो उस वक्त जो हमने बातें की वो आज भी रेलेवेंट है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान बदला नहीं, मतलब 50-50 40 साल पहले आया, सब सेट है 20 साल पहले आया, जो जोक्स 50-50 के हैं वो आज भी पाकिस्तान पे रेलेवेंट है। तो बिकॉज पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा एज ए नेशन, हम बड़े नहीं हो पा रहे, हम मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे, तो हमारे इश्यूज वही हैं कि आईडी कार्ड बनवाने जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन है, बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ गया, ये मतलब जब से 1971 से सुनते हुए आ रहे हैं और ये 2020 हो गया, अभी तक कोई बिजली के बिल के मसले हैं, तो उनपे जोक्स बनते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए हमारा ड्रामा पुराना भी नहीं हो पा रहा। होता है ना, पुरानी चीज देखते हैं हॉलीवुड की, तो आप यार ये तो पुरानी बात होगी, ये तो बड़ी वैसी, हमारे यहाँ वो नहीं रहती है, फ्रेश ही रहती है हमेशा ही, तो इश्यूज ही कोई चेंज नहीं हो रहे। हाँ, तो वो भी है, वो भी है, लेकिन सबसे का चक्कर ये है। जी आप बोले नहीं, आपके कोई सवाल तो? हाँ नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं ऐड उसमें करना चाह रही थी कि एक तो ये चीज ये है और फिर दूसरी चीज ये है कि आपने बहुत मुश्किल टॉपिक्स को ना बहुत इजीली, बहुत ही लोगों के हर किसी के समझ में आ जाए और उसमें कुछ फन एलिमेंट भी हो, इस तरह से पेश भी किया था, इसलिए आज तक हम एंजॉय करते हैं। हाँ, क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज वो मैंने टॉपिक्स ही वो पिक किए जो यूथ के इश्यूज थे, एग्जाम में फेल होना, या एक लड़की लड़के को पसंद करती है लेकिन वो नहीं करता, लेकिन रहते एक मोहल्ले में, मिलते भी रोज है, या इस तरह के इश्यूज के, टीपू की नाक पे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसको नाक लंबी है, बिकॉज इस एज में आपको अपनी शक्ल कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, वेट के मसले होते हैं, ये पानी पी लो पतले हो जाओगे टाइप। फिर वो उसमें इस तरह के टॉपिक्स भी थे कि मोहल्ले की वो करते हैं ना, वो पीपिंग टॉम जो होते हैं, मोहल्ले में जाके देखते हैं उस घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है, तो वो वाले इश्यूज भी मेरे थे। तो इस तरह बहुत रियलिस्टिक था, वेरी रियलिस्टिक टू लार्ज एक्सटेंट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो इसमें जो मुख्तलिफ आपने कैरेक्टर्स रखे थे, इमरान का कैरेक्टर, बॉबी, पिंटू, नादिया, तो ये कुछ मतलब कैसे आपने इसको जो आइडिया था ये किस तरह से डेवलप हुआ था? देखिए, चीजें आपकी जिंदगी में रह जाती हैं, जैसे जब आप छोटे होते हैं तो आप मोहल्ले में उठते बैठते हैं, तो कोई लड़का या कोई दोस्त आपका है या कोई, तो वो आपको इंस्पायर कर देता है। अच्छा, आपको तो नहीं पता बचपन में 7-8 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में कि आप टीवी पे काम करेंगे या प्रोफेशन आपका ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आप सोचते। तो आप तो ये सोचते हैं कि
मतलब जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके पास वो पीछे की मेमोरीज होती हैं, तो आप उनको यूज करते हैं मेमोरीज को एज जैसे बोलते हैं स्क्रिप्ट में हेल्प के लिए यूज करते हैं। तो अब ऐसे मुझे बचपन में मैं इंस्पायर्ड था हॉलीवुड की फिल्मों से बहुत ज्यादा। जो सिटकॉम्स आते थे मैं देखता था अमेरिका में, साइनफेल्ड एक सिटकॉम था, फ्रेंड्स देखता था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन साइनफेल्ड से बहुत इंस्पायर्ड था। साइनफेल्ड में भी 4 लोग थे, एक लड़की थी, 3 लड़के थे, और लड़के क्या थे, मर्द थे पूरे। तो साइनफेल्ड था, क्रेमर था, जॉर्ज वो दूसरा होता है कस्टेंजा, और एलेन, ये 4 लोग थे। तो मेरे दिमाग में साइनफेल्ड इससे मैं इंस्पायर्ड था, लेकिन मैं कभी साइनफेल्ड के जोक्स इतने हाई लेवल के थे कि मैं कहता यार मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता, मैं कैसे बनाऊं। फिर बहुत सारी इंडियन फिल्में हैं जिनमें हीरो किस तरह परफॉर्म करते थे उस जमाने में, आमिर खान, और उस जमाने में सलमान खान था, आमिर खान, शाहरुख खान भी काफी हद तक, लेकिन एक हीरो टाइप होती है पाकिस्तान इंडिया में, एक सर्टेन हीरो टाइप होता है कि वो हीरो जो होता है वो नाचता भी है, वो गाता भी है, वो फाइटिंग भी कर लेता है, वो सब कुछ करता है। हॉलीवुड का हीरो ऐसा नहीं है, वो अगर डांस करता है वो डांस करता है, वो मारता वारता किसी को नहीं, अगर वो फाइटर है तो वो डांस नहीं करता, तो ये हॉलीवुड में रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनाते हैं। इंडियन फिल्म हीरो जो होता है बॉलीवुड का, जिससे हम सब इंस्पायर्ड भी हैं, वो सब कुछ करता है। वो पहले फिल्म के बिगनिंग में नाचेगा, गाएगा, कॉमेडी करेगा, फिर वो बीच फिल्म में आके कोई सीरियस इशू के पीछे उसका एकदम से दिमाग जाग जाएगा, लेकिन वो नाचता गाता भी रहेगा, जो रोमांटिक हो जाएगा, वो दरख्त के गाना। तो एक हीरो को सब कुछ करना आना चाहिए। तो जो मैंने किरदार बनाए थे अपने सारे, वो सारे वही था, बॉलीवुड स्टाइल के किरदार थे, कि हमारी फिल्मों से इंस्पायर्ड टाइप किरदार थे। हमारी तो क्या, हमारी साउथ ईस्ट अपना सब कॉन्टिनेंट की फिल्मों से इंस्पायर्ड थे। तो इसलिए मेरा कैरेक्टर था, वो मानी का कैरेक्टर एक जैसे गोविंदा टाइप समझ लें आप, मेरा कैरेक्टर समझ लें। जो भी मैंने देखा कि बहुत सारे जितने भी हीरो किस तरह बिहेव करते हैं। फिर टीपू का मैंने कैरेक्टर बनाया था, वो भी उसमें भी अपने आप में हीरो था, फाइटर टाइप ही था। कुछ एपिसोड्स की लड़ने वड़ने में भी थी, बदमाश बन जाता है, ये होता है वो होता है। तो अच्छा, अब सब हमने बना तो दिए हीरो सारे, और सलमा का कैरेक्टर, नादिया का कैरेक्टर ये था कि जैसे आयशा जुल्का का कैरेक्टर होता था या करीना कपूर का कैरेक्टर होता था, उस तरह से हमने उसको रखा था कि ये वो लड़की है जो अवेलेबल है हमेशा, हर वक्त हमारे गैंग का हिस्सा है। तो उसके भी 4 दोस्त हैं, लेकिन हम सब में कमियां हैं बहुत सारी, तो वो जरूरी था। इंडियन हॉलीवुड या नॉर्मली हीरो में कमियां नहीं होती, तो कॉमेडी क्रिएट करने के लिए हमने उनके अंदर कमियां रखी, उनको वीक रखा। जैसे पिंटू का कैरेक्टर में ये था, थोड़ा बेवकूफ है, जल्दी बेवकूफ बन जाता है। बॉबी का मैं रखा कि थोड़ा चोर टाइप है, उसको मुल्क से बाहर अपने एग्जाम के रिजल्ट वो झूठे निकलवा लेता है कि बोर्ड ऑफिस से पैसे से खिला के। इमरान का रखा कि वो दिल फेंक है, वो हमेशा इतना दिल फेंक है कि वो भूल जाता है कि लड़की के सामने की जिंदगी में और भी चीजें। तो मतलब बहुत सारा कैरेक्टर इस तरह के थे। तो वो बेसिकली इस तरह से इन्फ्लुएंस था वो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे फैमिली के कुछ कजन्स, कुछ मोहल्ले के लोग, कुछ बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स, कुछ फिल्में, कुछ बॉलीवुड को हॉलीवुड, कुछ सिटकॉम, वो सब कुछ था मिला हुआ उसके अंदर। कोई एक चीज का वो ऐसे बोलते ना कि कोई कॉपी किसी चीज की नहीं थी, वो इन्फ्लुएंस था बहुत सारे सोसाइटी की या मेरे अपने एक्सपीरियंसेस का, वो इन्फ्लुएंस था बेसिकली, निचोड़ बोल रहे आप। सही। अच्छा, उसमें बहुत सारी नई चीजें भी आप लोग लेकर आए थे, उससे पहले हमें कभी सुनने को नहीं मिली थी। जैसे तुम्हारे भाई ने आज ये किया है, बच्ची, और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो पहले यूज भी नहीं की जाती थी, है ना? तो वो उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ था यार? हाँ हुआ था। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे पाकिस्तान के, जो बाकी उर्दू को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा तुमने क्या लैंग्वेज पाई, तुमकी कैसी लैंग्वेज यूज करते, ये तो बदतमीजी है, जबान में तो बिल्कुल शाइस्तगी नहीं है। उर्दू जबान तो बहुत शाइस्ता जबान है, अच्छी जबान है, तुम ये कैसी इसमें बातें डाल रहे हो जिससे वो लैंग्वेज उल्टी खराब हो रही है हमारी। तो काफी तनकीद हुई थी मुझे उसके ऊपर। तो मुझे इसका असल में चक्कर ये था कि ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है सबको कि पाकिस्तान की जबान उर्दू है और बहुत शाइस्ता जबान है, अच्छी जबान है, लेकिन उसके अलावा भी एक जबान है जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स की जबान है। बिल्कुल। वो जबान जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उम्र में, उनकी जबान बदलती रहती है, लेकिन जो उनको जबान अपनी जवानी में बोलते हैं वो जबान होती है कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। पंजाब में कुछ और बोल लेते हैं, लेकिन यार सब बोलते हैं यार। कराची में अबे तबे ज्यादा है, इसलिए हमने कराची का पढ़ाया तो कराची की लैंग्वेज यूज हो गई। लेकिन तू क्या कर रहा है यार, लाहौर में वो इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन मतलब शाइस्तगी जो है वो आती तब है जब थोड़े से उम्र पकड़ लेते हैं, जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एज ए ह्यूमन बीइंग
थोड़े आप रिजर्व हो जाते हैं और आप थोड़ी जबान बेहतर कर लेते हैं। तो हमने तो यूथ रिप्रेजेंट करनी थी। यूथ की दुनिया भर में सेम जबान है, भाई रशिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, चाइना हो, यूथ हमेशा स्लैंग लैंग्वेज में बात करती है, वो कभी इस तरह बात नहीं करती। और मविश कैसी हैं, आपकी वालदा कैसी हैं, वालिद साहब कैसे हैं, माशाल्लाह जबरदस्त इंशाल्लाह, ये ऐसे बात नहीं करता यूथ। और मविश क्या हाल है, अब अम्मी कैसी हैं, वो इस तरह बात होती है, बिल्कुल हम कभी नहीं बोलते। तो जो सबसे से पहले मैं नोटिस करता था कि जब भी वो दिखाते थे ड्रामों के अंदर कि दो यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज से आ रहे हैं या जा रहे हैं, हीरो बाइक पे आ रहा है कॉलेज में, बाइक पार्क कर रहा है, तो एक बंदा आके बोलता है, अरे कैसे हो शमशेर, तुम्हारी वालदा की तबीयत ठीक हुई? यार इस तरह तो कोई बात करता था। हाँ। हम तो स्कूल में क्या हुआ, तेरी अम्मी की तबीयत सेट है, हम तो ये बोलते हैं ना यार। बिल्कुल। तो हमने वो जब लैंग्वेज सच्चाई दिखाई तो उसका रिस्पॉन्स भी जोर से आया, लोगों को पसंद भी बहुत आया, लेकिन बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, यार आप अगर ये बोलना आप टीवी पे बोलेंगे तो फिर तो हमारे जितने सीखने वाले हैं उनको तो शय मिल जाएगी, टीवी देखने वाले को शय मिल जाएगी कि हाँ ये जबान ठीक है, ये बोलते हैं। तो मैंने कहा आपको शय नहीं मिल जाएगी, ऑलरेडी ये बोल रहे हैं। बिल्कुल। आपको अपने प्ले बनाना है, अपनी यूनिवर्सिटी खोल के लोगों को तमीज सिखानी है। So it's not about tamiz. It's not television and film media is not about tamiz. It's about representing society in some way, whether it's a documentary or whether it's a drama or whether it's a real story or a fiction story. जो भी आपने बनाना है उसमें आप रिप्रेजेंट करें सोसाइटी को जहाँ आप रहते हैं, वरना कैसे आप सच बोल पाएंगे? कहानी में दम कैसे आएगा जब कहानी किरदार ही लगेंगे झूठ बोल रहे हैं? कहानी किरदार। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, एक पान वाला है, बंदा जो है वो रहता लालू खेत में है या पान की दुकान चलाता है, वो खुद पान नहीं खाता है, सिगरेट नहीं पीता, तो ये थोड़ा सा इलाका ऐसा है जहाँ सब पान सिगरेट, आप मतलब क्या मतलब आप दिखाएंगे नहीं पान, क्योंकि वो लोग इससे इनकरेज हो जाएंगे पान खाने से। वो लोग पान की पीक पीकते हैं, थूकते हैं पान की पीक, ये गलत चीज। लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा ना, गलत सही तो अपनी जगह पे, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा अगर आप किरदार की अक्कासी से सही कर सकें। वो किरदार की अक्कासी तभी होगी जब उसकी आप बुरी बातें भी दिखाएंगे। तो खैर वो इस तरह की मेरे दिमाग में लॉजिक्स थी इसके लिए, और दैट इज व्हाई आई डिड इट। मैं अपने उस पे अगर मैं कन्विंस होता हूं तो मैं कर देता हूं, मैं सोचता हूं डजंट मैटर लोग कुछ भी बोले। नहीं बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और वो अभी तक सब सेट है, तो हम लोगों के हर वक्त मुंह पे होता है, जब भी कोई कुछ हाल चाल पूछता है तो हम यही कहते हैं। और बाकी सारी चीजें भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी जितने यंगस्टर्स थे, और आज तक डेफिनेटली जब वो थोड़ा वक्त गुजर भी गया है तो हम लोगों के मुंह पे वही लफ्ज होते हैं। अच्छा, आपके ड्रामों में, और तो अगर मैं रेडियो शो की भी बात करूँ उस पर आएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन एक जो चीज कॉमन है हमेशा से, आप ही अपने जिक्र भी किया था कि वो जो वीजेस हुआ करते थे वो इंग्लिश में मतलब इस तरह से करके बात कर रहे हैं, लेकिन आपका एक बड़ा बनावट नहीं है आपकी पर्सनालिटी में, बिल्कुल भी नहीं है। हैरत मुझे इस बात पे होती है कि आपका खुद का बचपन हमेशा ऐसी एरियाज में गुजरा है, डिफेंस में पढ़ा आपने बाहर से है, तो फिर आपके अंदर ये क्यों है बगावत उसी सोसाइटी से जिसका आप हिस्सा हैं? हाँ, वो इसका चक्कर ये है कि दो तीन वजूहत है। एक तो ये कि मैं जब मैं स्क्रीन पे टेलीविजन पे आया, खुद सामने खड़ा हुआ कैमरे पे, तो मुझे इस बात का मैंने अपने आप को बहुत बार बार मतलब कोई बहुत बोला था अपने आप को दिल में, मैंने ये बात कि मैं कभी भी इस फेम को सर पे नहीं चढ़ाऊंगा। अगर मैं मशहूर हो गया इत्तेफाक से, मुझे 4 लोगों ने मेरे ऑटोग्राफ ले लिए, मुझसे कोई सेल्फी खिंचवा ली, या मुझे किसी ने बहुत पसंद कर लिया मेरे मशहूर होने पे, तो मैं कभी भी इस बात को दिमाग पे तारी नहीं करूंगा, सर पे नहीं चढ़ाऊंगा। ये जानबूझ के रखा था मैंने, बिकॉज मुझे लगता था कि सबसे बकवास चीज ये है कि आप मशहूर हो गए और आप बदल गए। अगर आप बदल गए तो फिर आप किरदार नहीं है आपका, मतलब आप शोहरत आपको बीट नहीं करनी, शोहरत आप पे हावी नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात का बहुत बचपन, बिकॉज मैं टीवी पे आने से पहले 7 साल पहले काम कर चुका था, मैं बहुत अमीर मशहूर लोग देख चुका था। तो मैंने देखा था कि जितने लोग मेरे पास मेरे सामने आए, उन्होंने एक गाना गाया, जैसे गाना गाया वो हिट हो गए, हिट होते ही वो बदल गए, उनका एटीट्यूड बदल गया, उनका वो बदल गया, जैसे बोलते हैं रहन सहन, पैसे आए तो गाड़ी बदली, एटीट्यूड आया। मैंने कोई अपने दोस्त देखे स्कूल के जिनके पास पैसा आया तो वो बदल गए, अच्छी बड़ी जॉब की तो वो बदल गए। मैंने पैसा और शोहरत को कभी भी मैंने ठानी हुई थी दिमाग में कि कभी भी होगा, कभी भी मैं जिंदगी में अगर मशहूर हो गया या अमीर हो गया, मैं कभी जिंदगी में शो नहीं मारूंगा, मैं इसको किसी की कमजोर अपनी बड़ाई नहीं बनाऊंगा उसको। तो मैंने तो अब ऑब्वियसली ये होता है, सोचते तो आप 100 चीजें हैं,
इसको आप मुश्किल से, तो मैंने ये इतना जोर से सोचा कि मैंने ये कर लिया। तो मेरे स्कूल के दोस्त जो मुझे जानते हैं बचपन से, वो मुझे कहते हैं कि यार तू बदला नहीं, तू मतलब होता है मैं इस तरह होता था कि हम लोग कहीं खड़े हैं एयरपोर्ट पे, किसी को पिक करने गए तो एयरपोर्ट पे कोई बहुत से लोग जमा हो गए मेरे आसपास, तो जो मेरे स्कूल के दोस्त होते थे मेरे साथ, कहते यार तू देख तो ले, तो जमा हो जा रहे हैं लोग, तो तू बिल्कुल नॉर्मल है, तुझे नहीं निकलना चाहिए बाहर, तुझे कम कम दिखना चाहिए, तू रोड पे निकल आता है। मैं किसी चाय के ढाबे में बैठ के मैं मानी चाय पीते थे, तो वहां लोग इकट्ठे होते थे, तो मैंने रखा कि यार ये सोच सही नहीं है कि आप बहुत बदल जाए, तो बदला नहीं। तो एक तो ये वजह थी नहीं बदला। दूसरी बात जो आप कह रही है कि मैं नाबाद साइड या ब्रिज के उस पार के लोगों को ज्यादा सपोर्ट करता था, या क्योंकि मुझे लगता है कि जिनके पास है, जिनके पास जिंदगी में आसानियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, वो बाहर मुल्क से पढ़ने जा सकते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनके बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, कोई डॉक्टर, कोई आर्मी, कोई कुछ, किसी के अब्बा किसी फैक्ट्री के मालिक है। इन लोगों को तो जरूरत नहीं है हेल्प की। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो उनको चाहिए कि बस ज्यादा कुछ है नहीं, तो अगर कोई आप नहीं करेंगे उनके लिए तो कौन करेगा? और टैलेंट भी है उनके पास, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, उनके पास टैलेंट भी है, उनके पास वसाइल नहीं है। तो अच्छा, दूसरी पे एक और इसकी बिजनेस रीजन भी होती है। जब आप किसी छोटे इलाके के बंदे को मशहूर करते हैं या बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो एक तो पैसे कम चार्ज करते हैं वो स्टार्टिंग में, तो छोटी इंडस्ट्री है, आपको पैसे भी बचाने होते हैं, तो एक वजह तो ये भी होती है बहुत ज्यादा लोगों को वहां से लेने की। लेकिन टैलेंट के बगैर नहीं, सिर्फ बिकॉज सस्ते हैं तो मैं ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये होता है कि जब ये जिसे बोलते हैं ना कि ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पर उनको वसाइल नहीं होते, जब वो कुछ बनते हैं तो वो जिंदगी भर रिस्पेक्ट करते हैं उस काम की, वो इज्जत करते रहते हैं उस काम, वो उसको इम्पोर्टेंस देते रहते हैं, और बड़े हो सकते हैं, बड़े बनते रहते हैं। किसी बहुत ही अमीर आदमी को मशहूर कर देंगे तो वो उस काम की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो कहेगा हाँ तो मतलब मैं तो था ही, मतलब मुझे तो होना ही था, ये तो वो एक इस तरह का चक्कर हो जाता है। वो फिर वो उसको और तरीकों से भी मिस यूज भी करता है वो उस काम को, वो बिकॉज उसके पास और कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो मशहूर रहता है तो उसके पास और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनना शुरू होते हैं, तो वो फिर उसको अपनी पावर के लिए अब्यूज भी करता है, और इस तरह की बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन जो आपको स्टाइल, जो आपको टेलीविजन पे रिफाइंड लुक चाहिए होती है, या जो आपको क्लास चाहिए होती है, जो आपको जैसे बोलते हैं कूल एटीट्यूड चाहिए होता है, वो होता उन्हीं लोगों में है जो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, और उनका तो जो ब्रिज की दूसरी तरफ से आते हैं उनको सिखाना पड़ता है, उनमें लड़के चूज करने पड़ते हैं कि कौन सा ऐसा है जो कूल है, फिर किरदार उनके हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो जिनको हम बर्गर कहते हैं, बर्गरों में एक स्टाइल, सेंस ऑफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है, उनका बोलने का अंदाज अच्छा होता है, उनमें कपड़े पहनने का तरीका अच्छा होता है, उनको आप ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता स्टाइल के हिसाब से। तो ग्लैमरस ज्यादा वो होते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, ज्यादा ग्लैमरस होते हैं, लड़कियां भी ज्यादा वो ग्लैमरस होती हैं। जो ब्रिज के उस पार से आती हैं वो सीख जाती हैं यहाँ पर आके, या लड़के सीख जाते हैं, तो वो आहिस्ता से अपना वो ग्रूम करते हैं, उनकी हेल्प करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है कि वहां से आए और अपने आप को ग्रूम कर लें ताकि वो कुछ बन जाए। क्रिकेट टीम बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इसकी। क्रिकेट टीम में बहुत सारे छोटे इलाकों से आते हैं, गांव देहात से आते हैं यार, और देखिए वसीम अकरम टाइप लोग कैसे, वसीम अकरम ने अंग्रेजी सीखी क्रिकेट टीम में आने के बाद, वकाई यूनुस ने सीखी क्रिकेट टीम में आने के बाद, शुएब अख्तर को देखिए आप, बहुत सारे और लोग हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं क्रिकेट टीम में जो ग्रूम नहीं हो पाए, वो ऐसे ही रहे, वो जिद्दी थे, उन्होंने नहीं चेंज किया अपने आप को। तो टीवी टेलीविजन भी ऐसे ही है, शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, नाम मिलता है, तो अपने आप को फिर आप इम्प्रूव करते हैं, ग्रूम करते हैं अपने आप को। तो ये है, मैं समझता हूँ। तो मुझे लगता था कि उस साइड के लोगों को यहाँ लाना चाहिए, ताकि ये जो डिवाइड है ना, ये दो अलग अलग बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, ये बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए, ये मोहल्ला होना चाहिए। मतलब इस ब्रिज को तोड़ के आप चलें, बस आगे पीछे आप उनकी तरफ जाके वहां पर निहारी खाएंगे, इनकी तरफ आपकी तरफ आगे पिज्जा खाएं, अच्छी बात है। तो आपको लगता है इसका कुछ फर्क हुआ? क्योंकि आप तो देखिए उसी सोसाइटी का हिस्सा थे, आप शुरू से डिफेंस में रहे हैं, आप एक तरह से कहा जा सकता है आप खुद भी बर्गर हैं, लेकिन जब आपने इस तरह की चीज़ों को मजाक के वे में यूज़ किया, अपने जो सिटकॉम्स हैं उनमें भी, अपने रेडियो शोज पे भी, तो कुछ लगता है कि कुछ फर्क आया? कुछ लोगों को आपने देखा कि उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया? क्या जब मैंने रेडियो शो किया, मॉर्निंग के साथ हमने किया, और जब मैंने सोसाइटी किया, तो मैंने एक दो चीजें और बनाई इस तरह की, मुझे ये इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि क्योंकि हम मानी और मैं लगते
ब्रिज के उस पार के थे और मैं इस तरह बिहेव भी करता था, तो हमें देख के बहुत से लोगों में हिम्मत आई कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने इनको ये नहीं कहा, जो मैंने इनको हमेशा सिखाया लोगों को, ये सिखाया कि हमें देख के टीवी पे आने की कोशिश नहीं करो। ये मत समझो कि तुम लोगों ने, लोग बोलते हैं कि हमने असर मानी को देखा हम भी टीवी स्टार बन गए। नहीं, हमें तो टैलेंट था ना ये काम करने का। हम तो ये पैदा, तो कह रहा हूँ, तो पैदा इसी काम के लिए हुआ था। आप ये ढूंढने कि आप किस काम के लिए पैदा हुए थे और वहां जाके असरमानी बने ना, वहां जाके सबसेटर बने ना। आपको अगर कपड़े डिजाइन करने का शौक है तो उसमें अच्छे बने ना, उसमें बने ना। फिर आप हमें देख के टीवी पे ही आ गए, ये क्या बात हुई? तो आपको तो अब आपने सोचा कि इतना आसान है, हम भी कर सकते हैं। अरे अब वो करो जो तुम कर सकते हो। आसान तो इसलिए लग रहा है, हम कर रहे हैं तो आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें ये काम आता है, या हमारी एक नेचुरली आता है हमें। हाँ, अनलेस तुम्हें सबको शौक होता है एक्टर बनने का, लेकिन जब उनसे बात करता हूँ, उनका इंटरव्यू लेता हूँ, तो अंदर से बात ये निकलती है कि उन्हें एक्टर बनने का शौक नहीं, उन्हें मशहूर होने का शौक है। राइट। तो ये एक फर्क है। एक्टर बनने का जिसको शौक होता है ना, वो शोहरत नहीं सोचता। वो कहता है रोल बताएं, कोई अच्छा सा, कोई ऐसा काम बताएं जो मैं आंखों से आंसू कैसे निकालूं, मुझे टेक्निक बताएं, मैं रोमांस कैसे करूं, टेक्निक बताएं। वो इसमें ज्यादा बात करता है। तो मैंने देखा है ज्यादातर लोग हमारे यहाँ इज्जत के मारे वो शोहरत के पीछे भागते हैं कि मैं शोहरत हासिल कर लूंगा तो मेरी फैमिली में, मेरी खाला और कजन के सामने मेरी इज्जत हो जाएगी। मेरे मामू मुझे बोलेंगे ओ माय गॉड, चाचा जिन्हों से खानदान में झगड़े हैं वो भी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। जो स्कूल में लोग मुझे समझते थे कि मैं लूजर हूँ, वो भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो रिस्पेक्ट को इज्जत, शोहरत से कंफ्यूज करते हैं लोग। तो दिस इज व्हाई आई वाज डूइंग दैट, कि वो मैं वहां के लोग यहाँ लाता था कि ठीक है, अगर आपको इसमें रिस्पेक्ट दिख रही है तो चले आ जाए, इसमें रिस्पेक्ट करें हासिल। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो आता गया मेरे साथ लगता गया, वो सब इत्तेफाक से मशहूर होते गए। सब सेटर की वजह से, अली खान को हमने गाना रेडियो शो पे प्ले किया, साथ किया, वो गाना हिट हो गया। सब इस तरह की चीजें बहुत सारी। सही बात है। अली खान का तो बल्कि आपने, मुझे याद है कि वो वाली जो एपिसोड थी आपकी रेडियो प्रोग्राम की, वो मैंने सुनी थी, आप बार बार वो गाना लगा रहे थे, बार बार, जबकि ऐसा नहीं होता था उस जमाने में। वो हमें असल में बोला गया कि वो मत लगाओ, तो हमने कहा अच्छा अब तो हम जरूर लगाएंगे। अच्छा, 8-10 बार लगा। और वो वाकई मतलब मुंह पे चढ़ गया था, वो हम लोगों ने भी गाना शुरू कर दिया था और हिट हो गए थे अली खान उसके बाद। अली खान बगैर टीवी पे हिट हो गए थे, हमने इतना सुना के उसको हिट कर दिया। हाँ, तो ये रेडियो शोज का किस तरह सिलसिला शुरू किया आपने? मतलब आपको लगता था कि रेडियो के लिए भी आप परफेक्ट हैं, रेडियो कर सकते हैं, या फिर आपको फोर्स किया गया था रेडियो पे आने के लिए? नहीं, फोर्स नहीं। वो मुझे इस बात का अंदाजा, देखिए मीडिया फील्ड का चक्कर ये है कि इट्स लाइक जो भी आर्ट फील्ड है, या जैसे खाना पकाना आप समझ लें, इसको इस तरह समझ लें कि जैसे खाना पकाते हैं, इसको कुकिंग आती है ना, उसको कोई नई रेसिपी देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। शायद वो इतना मजे का स्टार्टिंग में ना बना पाए, लेकिन वो बाद में बना लेगा या बना लेगी। बिल्कुल वैसे ही मीडिया का भी है। अगर मीडिया बिजनेस की बेसिक को समझते हैं, उसकी बेस को समझते हैं, उसको समझते हैं, उसकी जो फॉर्मेट है मीडिया का, तो आप उसको समझते हैं कि वो कैसे चलता है। तो आप रेडियो हो, टीवी हो, फिल्म हो, जो भी चीज है, फिर आप उसको पकड़ लेते हैं, उसकी बेसिक तो पकड़ लेते हैं। तो मेरी क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग थी, तो मेरी रेडियो में जाके कोई काम करना इतना मुश्किल नहीं था। बस ये था कि एक बगैर तस्वीर के काम हो रहा था, तो ऑडियो का काम था। तो उसमें क्या बातें बोलनी है वो बहुत सोच समझ के बोली जाती हैं। टीवी पे ये कि विजुअल भी आ रहा है, तो बहुत सी बातें बगैर बोली भी समझ जाते हैं लोग। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस था। फोर्स नहीं किया। मानी को फोन आया था कि रेडियो शो करें आप, तो मानी ने मुझे बताया कि इस पर ये शो करते हैं रेडियो पे, मौका मतलब एक ट्राई मारते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन लेट नाइट शो करेंगे 12 बजे वाला। तो 12 बजे तो गजल टाइम होता था। तो हमने रेडियो से बोला क्या हमें करने देना, रात में करने देना। तो उन्होंने कहा रात में क्यों करना है? तो मैंने उसकी वजह बताई कि जो फ्रीडम, यूथ की जो फ्रीडम होती है वो रात में होती है, जब अम्मा बस हो जाती तो उनकी वो रेडियो सुनेंगे हमारा, मुझे पक्का पता था कि ऐसे ही होगा। हाँ। तो वो जब हमने, अच्छा पहले में दौर में था कि 100 लोग सुनेंगे, बस वो 100 लोग हमारे लिए काफी होंगे, हम देख लेंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों ने सुनना शुरू किया, लाखों में चली गई बात, और वो हर बात लोगों को याद भी है, और बड़ा उसका इम्पैक्ट था। बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद है। मैंने शायद सारे ही शोज आपके सुने, और ऐसा होता था कि अगर वैसे आप लोग बहुत कम सॉन्ग्स प्ले करते थे उसमें, ज्यादातर आप दोनों बोलते रहते थे, जबकि उस जमाने में अगर देखा जाए तो जितने भी रेडियो स्टेशन से उस पर सॉन्ग फौरन थोड़ी देर में सॉन्ग्स प्ले होते थे। लेकिन आप लोगों का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, आप लोग बोलते रहते थे, और जहां कहीं बीच में सॉन्ग आता था ना, इंतजार हो रहा होता था फौरन से कि दोबारा लाइव कब आएंगे, दोबारा ऑन ईयर कब आएंगे। तो ये वाला सीन था यार। दो लोग
लोग थे ना, तो बोलने का मवाद बहुत था। अब गाने लगाते तो हमारे बोलने की चीजें खत्म हो रही थी। मेरे पास कंटेंट तो मानिए मेरे पास तो हमेशा रहा ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट का चक्कर ये है कि क्रिकेट मैच हुआ, हमने उससे बात पूरा शो निकाल दिया क्रिकेट मैच के ऊपर, बिकॉज क्रिकेट मैच इतना मजे का हुआ, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। अब वो उस पर गाने क्यों लगते हैं, उसमें तो वो करंट चीज से बात करेंगे। इट वाज जस्ट लाइक द इंटरनेट, मतलब जो सबसेट वाज लाइक द इंटरनेट, रेडियो शो वाज लाइक द इंटरनेट, म्यूजिक चैनल चार्ट वाज लाइक द इंटरनेट। ये समझ लें, जब आप देखिए ना इतने भी लड़के, अब ये कराची वाइन्स हैं, 3 इडियट्स हैं, जितने भी लड़के हैं, ये सब सबसेट है कि बेसिकली तरीके से काम करते हैं। वही उनके कैरेक्टर्स बने हुए, वैसे ही उनके स्किट्स होते हैं, वैसी वो तो वो सीन्स उन्होंने वैसे ही तकरीबन बनाया। तो वो बहुत पहले वो हमने एक तरीके से स्टार्ट किया था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये इंटरनेट आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट हमारा जो स्टाइल है काम करने का वो तकरीबन इंटरनेट जैसा ही है। तो जो भी करंट इशू होता था मुझसे बात रेडियो पे था कि जो करंट जैसे सोशल मीडिया पे होता है, जो करंट इशू होता है उस पर बात होती है, उसी की वही ट्रेंडिंग होता है। तो हम भी ट्रेंडिंग चीजें बात करते थे कि आजकल क्या हिट है। तो जब आजकल क्या हिट है बात करेंगे तो लोग तो सुनेंगे ही। तो वो था तो हाँ, बोलते बहुत थे हम लोग, बहुत बोलते थे और बहुत मजे का बोलते थे। मतलब हर बात जो है ना वो ऐसी होती थी कि हंस हंस के बुरा हाल हो जाता था उस वक्त। हर चीज को एंजॉय कर रहा होता था बंदा। अच्छा है, गुड टाइम्स। बहुत जबरदस्त टाइम और बड़ा जबरदस्त कामयाबी के साथ आप लोगों ने रेडियो शो किया। आप लोगों के बाद मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग टीवी इंडस्ट्री से गए हैं रेडियो की तरफ, जिसमें दानिश नवाज हैं, अयाज पहले से कर रहे थे, लेकिन और भी बेशुमार ऐसे हैं जिन्होंने रेडियो किया। लेकिन जो फेम आप लोगों को मिला है वो किसी और को नहीं मिला ना। फेम का चक्कर तो ये था कि हमें जो फेम मिला वो एंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से नहीं मिला। हमें फेम इसलिए मिला बिकॉज हमने जो बातें और टॉपिक सब्जेक्ट्स किए ना, वो हर किसी की दिल की आवाज थे। हमने सब्जेक्ट्स जो टॉपिक कंटेंट हमारा था ना वो जीतता था हमेशा। ज्यादातर रेडियो शोज अभी भी ऐसे ही होते हैं और पहले भी होते थे कि उसमें जो कंटेंट होता था वो होता था बेसिकली थोड़ा अवाम को उस वक्त के लिए वक्ती तौर पे खुश करने का होता था। हमारा होता था कि जिंदगी भर खुश करो, ऐसा चीज बनाओ जो उनको याद रहे, बाद में भी हंसते हैं या बाद में भी सोचते हैं उसके बारे में। तो वो कंटेंट हम लाते थे मजे का। सोच ऐसी थी तो वो इतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती थी। गाड़ी में बैठे बैठे कंटेंट बना लिया, रेडियो शो पे जाते हुए रास्ते में रुके, चाय पी, वहां सोचा कि आज क्या करते हैं, आज ये करते हैं। तो ऐसी सब्जेक्ट ऐसे उठाते थे जिनके बारे में हमें खुद भी मालूम था। तो हमारा शो था वो जनरल नॉलेज बेस्ड शो था नहीं। हमारा शो वाज नॉट अबाउट जनरल नॉलेज, हमारा शो वाज अबाउट पाकिस्तानी सोसाइटी। हम उसकी बात करते थे कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। हम वो वाली बात, जैसे मैं बहुत पहले एक बात की थी रेडियो शो पे की थी, मैंने किसी को याद हो शायद ना याद हो, मैंने वो बात की थी, उससे काफी लोगों को इम्पैक्टफुल बात थी। वो बात हुई थी रेडियो पे कि मीडिया इंडस्ट्री का क्या चक्कर है और हम लोग क्यों इतना कॉपी करते हैं, और ये कॉपी कल्चर बहुत था उस जमाने में। तो उस पर मैंने एक बात की थी, शायद आज भी किसी को हेल्प कर जाए। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बॉलीवुड उस जमाने में अभी भी हॉलीवुड को देखता है। हम किसको देखते हैं? हम बॉलीवुड को देखते हैं। ठीक है, हम अपनी फिल्म बनाते हैं, हम बॉलीवुड कोशिश करते हैं हम बॉलीवुड बन जाए। बॉलीवुड कोशिश करता है वो हॉलीवुड बन जाए। तो हॉलीवुड क्या कोशिश करता है कि वो क्या बने? वो किसको देखता है? उसकी इंस्पिरेशन को। हॉलीवुड की सोचे ना इंस्पिरेशन कौन है। तो बहुत पहले बात की थी तो मुझे बहुत से लोगों के फोन आए थे इसमें कि यार बात तो तुमने सही की है। तो ये जिंदगी भर साथ रहने की बात है ना, दिमाग खुल जाता है। अब हॉलीवुड देखता है, इसका जवाब भी दे दूं ना, हॉलीवुड देखता है दरख्तों को, परिंदों को, आसमान को, चांद को, सितारों को। वो किसी सिनेमा इंडस्ट्री को नहीं देखता। वो वहां से कहानी निकालता है। जब कहानी आप नेचर से निकालेंगे, कुदरत से कहानी निकालेंगे, जब आप कहानियां निकालेंगे या बात निकालेंगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, तो फिर आपको किसी सिनेमा को देखने की, कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग हमारे मुल्क में क्यों नहीं करते ये? पाकिस्तान में लोग क्यों कॉपी करते हैं बॉलीवुड को? क्योंकि वो आसान है। किसी ने कोई चीज बना ली है, अब उसको देख लो और उसमें से उसी में से कोई चीज निकाल लो। वो आसान है। लेकिन अब वो एक इंसान पाकिस्तान में 20,000 रुपए की स्क्रिप्ट लिख रहा है, वो एक पत्ते को देखे पहले, फिर चांद को देखे, वो तो पागल हो जाएगा। छोड़ो भाई, इतना एफर्ट नहीं हो रहा। वो फलाना फिल्म बनी थी बहुत पहले 71 में, फला फिल्म, यार उसका एक अपना वर्जन बना लेते हैं, यू नो। तो फिर वो चल जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें इस तरह की चलती रहती हैं इंडस्ट्री में, स्पेशली कॉन्सेप्ट को लेकर, कंटेंट को लेकर। तो कंटेंट अच्छा वहां से बनता है जब ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल कंटेंट बनता है तब है जब आपकी सोच थोड़ी सी यूनिक हो, या ओरिजिनल हो, या आपकी सोच ऐसी हो जिसमें
कोई नई बात हो आपके पास भी करने को, तो फिर आपका कंटेंट भी नया होगा। तो ये है टोटल इसका मुद्दा। सही सही, मतलब इस तरह से है। अच्छा, एक चीज जो आप हमेशा बोलते हैं, और अभी तक मेरे प्रोग्राम में जितने गेस्ट आए, स्पेशली जिनका ताल्लुक एक्टिंग से है, एक्टर्स जितने आए, तो उनसे जब मैंने ये सवाल किया कि आपको क्या लगता है किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी की वजह उसका स्क्रिप्ट होता है या उसकी डायरेक्शन होती है या फिर एक्टिंग होती है, तो ज्यादातर लोगों का कहना हमेशा ये रहा है कि उसका स्क्रिप्ट होता है, लेकिन आप इसके अगेंस्ट हैं, तो क्यों? नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं, मैं स्क्रिप्ट के अगेंस्ट नहीं, मैं टेल यू मैं किस चीज के अगेंस्ट हूँ। मैं घिसी पिटी लाइनों के खिलाफ हूँ, डायलॉग के खिलाफ। घिसी पिटी डायलॉग नहीं होना चाहिए, घिसी पिटी कहानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर मैं बताता हूँ वो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लोग मिस करते हैं। आपने 3 चीजों का नाम लिया, आपने बोला कहानी, एक्टिंग या डायरेक्शन। हाँ। अब देखिए, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कहानी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किरदार होते हैं। किरदार की कहानी होती है, मैं समझता हूँ। लेकिन दुनिया में एक डिबेट ये भी बहुत बड़ी, जो डिबेट जीतती भी है, कहानी में किरदार होते हैं। कहानी बनाई जाती है, उसमें किरदार डाले जाते हैं। मैं समझता हूँ किरदार होते हैं और उनकी कहानियां होनी चाहिए। तो मैं किरदारों पे ज्यादा यकीन रखता हूँ। तो उसमें फिर अब किरदार जब आप बना लेते हैं ना अच्छा मजे का, तो कहानी खुद बोलती है, फिर डायलॉग खुद आता है, फिर डायरेक्शन खुद होती है, फिर वो हर चीज खुद किरदार डिफाइन करता है कि अब कहाँ जानी चाहिए बात। अब देखिए ना, सबसेटर एग्जाम्पल चले लेते हैं, आसान है। पिंटू कभी वो लाइन नहीं बोलेगा जो मैं बोलूंगा, कभी भी नहीं बोलेगा टीपू वो लाइन। जो बॉबी लाइन बोलेगा वो कभी भी पिंटू नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो नादिया लाइन बोलेगी वो तीनों लड़के नहीं बोलेंगे। तो ये बड़ा एक चक्कर है। तो ये किरदार और फिर कहानियां किरदारों के हिसाब से होती हैं। जितना उस किरदार की अकल है, समझ है, उसकी जो चलने का तरीका है, उसकी जो शक्ल है, उसका जो हुलिया है, जो कपड़े वो पहनता है, कहानी वहां से निकलती है। उसके बैकग्राउंड क्या है, फैमिली का, वो रहता कहाँ है, तो फिर कहानी बन जाती है। तो मेरी सारी कहानियां जो किरदार बेस्ड है, वो किरदार बेस्ड है। सही। तो आपने सही, क्योंकि आप ये हमेशा कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट आजकल राइटर के ऊपर पूरी जो कामयाबी का जिम्मा डाल दिया जाता है कि अगर वो अच्छा लिख लेगा तो अच्छा ड्रामा बन जाएगा, अदरवाइज वो ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। तो लेकिन आपके हिसाब से जो आप डायरेक्टर हैं और हमने देखा भी आपका काम, तो आप ये कहते हैं कि डायरेक्टर की मेहनत किस तरह से वो देखता है, किस चीज को, किस सीन को, तो वो ज्यादा मैटर करती है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि थोड़ी उलझन होती है लोगों के दिमागों में। हाँ, वो है, वो बात थोड़ी तकलीफ दे, बिकॉज हमारे लोग जो है वो बिल्कुल कभी कभार चीजों को सुनना या किसी नए जावे से देखना पसंद नहीं करते। वो जो किसी चीज को पसंद करते हैं तो बस वो, मुझे इस बात पे तकलीफ होती थोड़ी सी कि पाकिस्तान में इस तरह देखते हैं, देखें इसको मैथ कर लेते हैं कि 7 दिन होते हैं, पाकिस्तान में 7 दिन होते हैं, और जैसे हमारे पास 3 बड़े चैनल हैं और उसके अलावा 4-5 छोटे चैनल हैं, लेकिन हम देखते हैं वो 3 बड़े चैनल नहीं है। तो 3 बड़े चैनल का हिसाब लगाते हैं जरा, कि ड्रामा शुरू होता है 7 बजे और खत्म होता है रात को 10 बजे, तो ये होते हैं 3 घंटे। तो 3 घंटे में 3 नए ड्रामे चलते हैं, ठीक है, एक चैनल पे। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 21 तो ये हो गए। एक चैनल पे 21 ड्रामे चलते हैं एक हफ्ते, तो 3 चैनलों का हिसाब लगा लें, ये हो गया 60 समथिंग, राइट? अच्छा, 63। अब ये 60 ड्रामे चलते हैं एक हफ्ते में। सबकी कहानियां एक जैसी कैसे हो सकती हैं यार? सबके शॉट्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लाइटिंग एक जैसी कैसे हो सकती है? सबके कपड़े एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बोलने का अंदाज एक जैसे कैसे हो सकता है? 60 ड्रामे चल रहे हैं, सब एक जैसे कैसे हो गए? ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आप वो लगाएं या वो लगाएं? मैं अगर किसी एक चैनल का ड्रामा निकालूं और किसी दूसरे चैनल पे लगा दूं ना आधा तोड़ के, तो आपको लगेगा वही चैनल चल रहा है। लाइटिंग तक सेम है, शॉर्ट डिवीजन तक सेम है, स्क्रिप्ट तक सेम है, मतलब जुमले तक वो एक जैसे बोल रहे हैं, किरदारों में कोई फर्क ही नहीं है। तो ये मुझे चीज तकलीफ दे होती है। मैं कहता हूँ यार, आप बनाएं, आप 60 ड्रामे ना आप बनाएं, 40 बनाएं वैसे जैसे आप बनाते हैं, लेकिन 20 तो ऐसे बनाएं जो मुख्तलिफ हो। 20 तो बनाएं ऐसे जो जिनमें शायद कोई कहानी ऐसी हो जिसको आप अलग से महसूस कर सकें। भाई सोना चंदा आता है रमजान में, वो कॉमेडी प्ले है, रमजान में 30 दिन आता है, तो कॉमेडी प्ले बनाए ना एक नॉर्मल दिनों में, रमजान में क्यों सिर्फ बना रहे हैं? वो हॉरर बना लें, आपने हॉरर बनाया डिफरेंट, जो हॉरर बनाया उसकी भी शूटिंग वूटिंग बिल्कुल सेम उस ड्रामे जैसी, तो फर्क ही नहीं हुआ। कभी एक्शन नहीं बनाया, कभी थ्रिलर नहीं बनाया, कभी आपने ऐसा सब्जेक्ट नहीं उठाया जिसमें जिक्र हो
जैसे लोगों को लत लग जाती है, किसी को जुए की, किसी को पैसों की लत लग जाती, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं बना। आपने कभी ये नहीं दिखाया कि औरत एंड में जीत गई। आप दिखाए ना औरत एंड में जीत जाती है। अब इनकार ड्रामा था एक, उसमें वो इमरान अशरफ को रिहा कर देते हैं एंड में, उसको जेल में ही डालते, उम्र कैद नहीं होती, फांसी की सजा नहीं होती उसको। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे ड्रामे आप देखें तो आप औरत को एम्पावर नहीं कर पा रहे, आप उसको वो देते ही नहीं है एंड में सक्सेस, विक्ट्री। वो एक बहुत ही अजीब सा एंड उसका होता है। मतलब बहुत सारे और भी ड्रामा, डाइजेस्ट राइटर एक जबरदस्त ड्रामा था, आपको सबा कमर का, आपको शायद याद। बिल्कुल बिल्कुल, उमर अहमद का लिखा हुआ। बिल्कुल उसका भी एंड में वो इतना कुछ बन जाती है और वो फिर भी वैसी, तो फायदा क्या हुआ आपको, मतलब उसको ना प्यार मिला ना उसको सक्सेस स्टोरी। एक सक्सेस स्टोरी बनाते हैं ना कोई, तो औरतों को होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो सक्सेस स्टोरी नहीं बनाते औरतों के लिए। फिर आप जो मर्द रखते हैं ड्रामों के अंदर, अब यहाँ देखिए किरदार की बात है, ये स्क्रिप्ट में एडिशन होना चाहिए ना। आपको आज तक किसी हीरो को नहीं पता वो काम क्या करता है, उससे पूछें आप बिजनेस करते हैं, मैं या तो एडवर्टाइजिंग करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, जबकि सच्चाई ये है कि हर मर्द वो है जो वो काम करता है। वो कपड़े वैसे पहनता है, वो हुलिया उसका वैसा है, वो बात ऐसे करता है, बिकॉज वो काम वो वाला करता है। एक बैंकर डिफरेंट तरीके से बोलेगा और एक आर्किटेक्ट डिफरेंट तरीके से बोलेगा। तो मर्द जो है वो प्रोफेशन बेस्ड आदमी होता है ना, तो उसका तो प्रोफेशन उसका डिफाइन करता है, पर्सनालिटी उसकी पर्सनालिटी प्रोफेशन डिफाइन करता है। तो प्रोफेशन उसका जो भी होगा उस हिसाब से वो एक्टिंग भी करेगा। आपने प्रोफेशन नहीं बताया, मेरे पास तुम हो में हमने हमारी से प्रोफेशन दिखाया, जब दिखाया तो वो बंदे का किरदार नजर आया आपको। बिल्कुल प्रोफेशन दिखाना चाहिए ना, कि वो छोटे जगह काम कर रहा है, बड़ी जगह काम कर रहा है, वहां उसकी पोजीशन क्या है, वो छोटा मैनेजर है, बड़ा मैनेजर क्या है, क्या हर हीरो हमारा जैसे लगता है उसका। और प्रोफेशन दिखाने का मतलब ये नहीं कि लोगों को बोर कर दिया जाए कि आज कपड़े के इतने थान नहीं पहुंचे, आज ये नहीं, बोर ना करें, लेकिन अपने बीवी से काम की बात तो करेगा कि यार वो फलाना साहब से बात की थी तो वो नहीं हुआ, मैं चाह रहा हूँ प्रमोशन मिल जाए। किस चीज में मिलेगी प्रमोशन, वो बताओ। तुम जॉब करते क्या था कि तुम उस तरह बिहेव करो, बिल्कुल, तो वो बिहेव नहीं कर पाते उस तरह से। तो ये इस तरह के मुझे स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम्स लगते हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो लिखने का तरीका है ये इतना आम फहम है कि उसमें कोई हर प्ले अलग अलग नहीं दिखता आपको। सब लगता है कि बस चावल है, वो बिरयानी है, वो पुलाव है, वो सूखे चावल है, वो जर्दा है, वो सब चावल ही है। तो रोटी वोटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप जब स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, आपने जैसे मैंने सब सेटे का सुना हुआ है कि आपने बार बार स्क्रिप्ट फाड़ दिया था जब मानी लिख रहे थे, तो उसके बाद भी जब आपने काम किया तो वो स्क्रिप्ट किस तरह से, मतलब बहुत मुश्किल होती होगी राइटर को कि कैसे आपने, क्या आपका विजन है उस हिसाब से बनाना है। नहीं लेकिन सब सेट तो एक एग्जांपल है ना, वो तो एक अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स केस है ना। उसको तो मैंने स्क्रिप्ट यूज नहीं की, एपिसोड में खाली 8 या 9 के बाद में स्क्रिप्ट सब इम्प्रोवाइज करते थे। जैसे मैं अभी बातें बोल रहा हूँ तो मैं लिखी हुई तो नहीं बोल रहा, ये तो मेरा किरदार ऐसा है, मुझे पता है, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे ही जब मुझे चारों किरदारों का पता चल गया तो मैंने बोला ठीक है अब ये बातें बोलेंगे, तुम ये बोल रहा, तुम ये बोल रहा, मैं ही बोल दूंगा तो ये हो जाएगा। उस वक्त जोक्स आ रहे हैं, माए को जोक मार दिया, मैंने जोक यूज कर लिया, टीपू ने को जोक कर दिया, मैंने वो यूज कर लिया, टीपू ने बोला तो ये बोल दे, सलमान ने को जोक बोला तो मैंने उसको ऐसे नहीं ऐसे बोलोगी तो मजे का लगेगा। तो हमने इस तरह करके उसको बना लिया था। वो एक और डिफरेंट केस है, वो एक्सेप्शनल है। मैंने एक टेलीफिल्म की थी बारिश में दीवार, वो उसकी स्क्रिप्टिंग हुई थी, बकायदा बैठ के लिखा था उसको, उसमें डायलॉग भी थे, हम डायलॉग से हिले भी नहीं, इम्प्रोवाइज भी नहीं किया वो। तो उसमें सारी, अगर वो फिल्म देखें आप तो उसमें बेसिकली जो सारा फोकस था मेरा वो ये था कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इस ड्रामे के साथ के थ्रू। तो मैं जो किरदार है मेरे, वो क्या एंड में क्या फीलिंग आनी चाहिए, क्या बोल रहे हो, तो वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस था। और किरदारों को रियलिस्टिक बनाने के लिए या उनको उस जोन में रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। एक्टर्स से काफी गप लगाई थी, रिसर्च की, कॉलेज में किस तरह की पॉलिटिक्स होती है उस पर आगे रिसर्च की, तो रिसर्च करनी पड़ती है। तो आपको कुछ आइडियाज मिल जाते हैं वहां से। अब आप बहुत अमीर आदमी दिखा रहे हैं तो आपको कुछ तो पता हो कि अमीर बोलते कैसे हैं, आपको पता तो हो कि अमीर घर में जब घुसते हैं, जब पहली बार आप, भाई एक गरीब आदमी अपने घर में घुसता है तो चाबी वहां फेंकता है, जाके अपना बैग रखता है सोफे के ऊपर, आवाज आता है अम्मी खाने में क्या है, राइट, कोई गरीब की कहानी है। या बहन से बोलता है क्या आप रही हो, क्या हो रहा है, यू नो। या वो जाता है टीवी लगा के बैठ जाता है, बोलता है चाय पिला दो, यू नो। अब अमीर जब घर में घुसता है तो उसका घर इतना बड़ा है
कि वो आवाज देगा तो शायद कमरे में किसी को आवाज भी ना जाए, राइट, तो वो किस तरह बिहेव करेगा। हाँ, तो आप इमेजिन करते हैं कि वो किसी का बिहेव इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप रिसर्च कर लें, कुछ लोगों के यहाँ उठे बैठे हैं, लोगों से मिलें, देखें या पूछें, तो रिसर्च कर लें, तो आपको एक थोड़ा बेहतर एक्यूरेट चीज मिल जाएगी, तो वो फेक नहीं लगेगा फिर। क्योंकि अमीर घर में घुस के एग्जैक्टली ये करते हैं, चाय फेंकते हैं कोने में, अपना बैग जहाँ रखा होता है वो नौकर आके बैग उनसे ले लेता है, और उसके बाद वो बोलता है, नौकर को बोलता है कि चाय ले आना, बताता है कहाँ ले आना। और अक्सर अमीर घर आके फौरन कोई ऐसा काम करते हैं जो उनके काम के हवाले से ही होता है। जैसे वो आके एक दो छोटी सी एक मीटिंग जरूर मारेंगे, अपने फटाफट उनके घर में एक छोटा सा ऑफिस ही बना हुआ होता है, उनका एक अपना स्टडी का कमरा होता है, वो स्टडी में जाते हैं पहले, वहां जाके फटाफट एक मेल करते हैं ताकि वो काम अभी खत्म हुआ नहीं है, या एक फोन कॉल मुकाते हैं। मतलब दैट मेक्स इट मोर रियल। हम दिखाते हैं अमीर तो फेक अमीर होता है, बाबा मेरे कमरे में चाय लाते हैं, वो एक अजीब अमीर है तो इस तरह बात करेगा। हाँ। वो अगर बिकॉज वो अपने तो उसकी आवाज भारी हो जाएगी, उसकी आवाज में ठहराव आ जाएगा, घर आते ही वो एक अमीर आदमी बन जाएगा। नौकर से कैसे हैं बाबा, मुझे कमरे में चाय लाते हैं, मेम साहब कहाँ हैं, वो किधर है, बेटी क्या कर रही है, इस तरह कोई बात नहीं करता। यू नो अमीर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अकड़ किसी उनके कमर में सरिया आ जाएगा, वो घर में आके आवाज मारते हैं, आई एम होम, तुम लोग किधर हो, इस तरह की बकवास। यू नो तो वो दैट इज very important. It's very important to have that. मतलब इसके लिए जो क्रिएटिव होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह के लोग आजकल जितने भी ड्रामा सीरियल्स इस वक्त चल रहे हैं हमारे टीवी पे, 2-4 हैं, सभी तकरीबन जो आप बात करें एक ही जैसे चल रहे हैं, और कुछ पे तो मैं लिटरली मतलब मैं बहुत बड़ी ड्रामा लवर हूँ, लाजमी देखती हूँ, लेकिन आजकल मैं खुद बहुत बेजार हूँ क्योंकि जो इस वक्त कॉन्टेंट है समझ में शायद राइटर को भी नहीं पता कि उसने क्या लिखा है, और डायरेक्टर को भी नहीं पता कि वो क्या उसको शूट करवा रहा है, किस तरह की डायरेक्शन दे रहा है, कुछ अजीब सा ही चल रहा है। तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है आजकल इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, क्योंकि सब एक ही ट्रेंड पे चल रहे हैं, एक ही जैसी स्टोरीज हैं, जो आपको भी अंदाजा है इस बात का। तो इस वक्त आप लोगों ने कुछ सोचा है कुछ ऐसा नया करने का जिसकी वजह से ये ट्रेंड फिर से कुछ और बने? यार टीवी पे देखें, एक इंडस्ट्री जो है ना टीवी की, वो थोड़ी डिफरेंट है, जिस तरह आवाम को नहीं समझ में आती है बात। यहाँ पर बड़े बड़े चैनल्स हैं और उनके नीचे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो वो एक मेथड फॉलो करते हैं। उनके पास पहले स्क्रिप्ट जाती है, बड़े वो किसी अफलातून की लिखी हुई हो, वो स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं बड़े बड़े लोग जो चैनल के हेड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो प्रोडक्शन कंपनी के हेड होते हैं, वो उसको पढ़ते हैं, उस पर भी डिस्कशन होती है, उसके बाद फिर उसमें कास्टिंग होती है, फिर उसके बाद उसको किया जाता है। तो कोई भी एक आदमी खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि नहीं लेट्स चेंज द ट्रेंड, आओ कोई नई चीज बनाते हैं। वो नई चीज बनाने चैनल खुद भी नहीं बोल सकता, क्योंकि एक पूरी चेन है, चेन ऑफ कमांड होते हैं जैसे। तो आपको जब कश्ती बहुत बड़ा शिप होता है तो उसको घुमाने के लिए आपको सिर्फ कैप्टन नहीं चाहिए, आपको बहुत से लोग चाहिए जो उसको शिप को पूरे को घुमा देंगे। अब वो एक तरफ कश्ती जा रही है, आप कैसे उसको बोल सकते हैं कि मैं रेडियो में कह रहा हूँ कि आप ये मत बनाए, ये बनाए, वो कहेंगे चल तू क्या बोल रहे हैं। मैं क्या मतलब कोई भी प्रोड्यूसर होगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, बिकॉज वो चैनल्स ने डिसाइड किया हुआ है कि उनको अगले 5 साल क्या करना है, तो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। बिल्कुल अनयूजुअल चीज आप बना के देंगे तो उनको पसंद भी नहीं आएगी, वो लेंगे भी नहीं। और वो क्यों लें, वो क्यों लें, उनके प्लान का हिस्सा नहीं है, तो आई एग्री विद दैट। तो वो एक अलग डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन इंटरनेट वो जगह है जहाँ पर आप, यूट्यूब वो जगह है, या और छोटे छोटे चैनल्स इंटरनेट पे, नेटफ्लिक्स वो जगह है जहाँ पर आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, जहाँ आप बोल सकते हैं मैं यूनिक चीज लेकर आया हूँ। लेकिन पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को आप चेंज नहीं कर सकते। वो ऊपर जो बैठे हैं वो भी 5 लोग 6 लोग मिल के बात करेंगे तो चेंज आएगा। एक आदमी चाहे कोई भी एक बड़ा चैनल चाहे कि वो ड्रामा बदल दे तो नहीं होगा, बदलेगा नहीं। उसको पहले डिस्कस करना पड़ेगा बाकी चैनल से कि हम ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज है, नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज। तो उसको इतनी जल्दी आप एक कोई क्रिएटिव आदमी आके चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन हमारा ड्रामा हमेशा से रहा, मतलब अगर ड्रामे की बात करें तो यूनिक ही रहा है, हमेशा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनती है। लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो बहुत ज्यादा सेम कंटेंट है हर चीज का, और एक ही जैसी चीज हमें नजर आ रही है। कुछ बहुत ज्यादा लगता नहीं कि देख के कि मेहनत हुई है। जैसे पहले जो ड्रामे थे तन्हाइयां अनकही, जिसकी वजह से आज तक जाना जाता है हमारे ड्रामे को, अब वो वाली चीज बहुत कम आपको नजर आ रही है। ये बच्चा मेरी बात को गलत ना सेंस में ले, कुछ लोग नाराज भी होते हैं मुझसे कि
मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रामे हमारे खराब हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खाली इस बात तनकीद कर रहा हूँ कि हमारे अगर 60 ड्रामे बन रहे हैं तो उनमें से मैं कहता हूँ 8 ड्रामे अच्छे हैं, वो यूनिक भी हैं, वो डिफरेंट भी हैं। जैसे ये अभी सत्य तुम्हारे वो था प्यार के सत्य, वो अच्छा प्ले था, लेकिन ना नाम याद रह गया सत्य, बिकॉज वो 60 में से वो अच्छा लगा। फिर कश्फ अच्छा था, इतना बुरा नहीं था, कश्फ ठीक था, मतलब could have been better। इस तरह के और 2-3 ड्रामे चल रहे, लेकिन ज्यादातर ड्रामे एक जैसे बन रहे। तो मुझे उसकी उनकी मोनोटनी पे अफसोस है कि हम क्या इनोवेटिव नहीं रहे, क्या हम अब क्या नए काम नहीं कर सकते। भाई आपको आपने बात की अनकही की, आपने बात की दहाइयाँ की। देखिए उस जमाने में आप पीटीवी लें, कितना मजे का सिस्टम था कि कोयटा एक प्ले बना रहा है, एक बना रहा है पेशावर प्ले बना रहा है, एक कराची बना रहा है, एक लाहौर बना रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के 5 चैनल्स हैं और वो 5 अलग अलग डिफरेंट कहानियां बना रहे हैं। एक में पंजाब का फ्लेवर आ रहा है, एक में पख्तून फ्लेवर आ रहा है, एक में कराची की मॉडर्न जिंदगी आ रही है, एक में लाहौर का वो आ रहा है जिसमें इंटरनल फैमिली पॉलिटिक्स है, फैमिली ड्रामा है। फिर अशफाक साहब टाइप एक ड्रामा आ रहा है, फिर एक कॉमेडी ड्रामा आ रहा है, यू नो। ये तो आपको वैरायटी मिलती थी, तो आपको लगता था कि टेलीविजन जो है उसमें हमारे पास इनोवेशन है और आपस में कंपटीशन भी था। अब जब एक ही जैसे लोग बहुत सारी चीजें करेंगे तो उनका काम भी एक जैसा ही लगेगा। तो आपने दूसरे नए लोगों को या इनोवेटिव लोगों को आपने चांस नहीं दिया, बिकॉज आप नहीं चाहते कि डिफरेंट चीज हो, आप चाहते हैं वो सेम चीज होती रहे। तो अब ड्रामा ऑब्वियसली 2012 में इंडस्ट्री खड़ी हुई है ड्रामा की हमारी हम सफर के बाद, और देखें विद इन 8 years क्या हाल हो गया। सिर्फ 8 साल में आप देखें क्या हुआ ड्रामे, कितने अच्छे ड्रामे आए स्टार्टिंग में, 12, 13, 14, 15 बहुत से ड्रामे आते हैं। 16, 17, 18 के बाद, मतलब 17, 18 के बाद जो ड्रामे आना शुरू है वो तो बस ये थे कि बस वेब बंद करो, बहुत हो गया, एक ही चीज देखे जा रहे हैं हम लोग। फिर कहानियां बदतरीन से बदतरीन होती चली गई। कभी ससुर बेटी को देख रहा है, कभी सास वहां कर रही है, वो अजीब एक गंदगी मचना शुरू हो गई और वो एक अजीब की कहानियां खत्म होती जा रही हैं। 8 साल में आपने ड्रामा खत्म कर दी, कैसे कर सकते हैं आप? कैसे आपने किया ये? बिकॉज आप पैसे कमाने लगे ना, आपने बोला कि ये फॉर्मूला मिल गया है, फॉर्मेट है, छापो, पैसे बनाते हैं, फॉर्मूले पे काम करते हैं, तो फॉर्मूला मिल गया। ये बिल्कुल यही इंडिया में 90s में बॉलीवुड में हुआ था, जब किमी काटकर और अजीब अजीब नीलम टाइप लड़कियों को एक्टिंग नहीं आती थी, वो एक्टिंग कर रही थी, नए नए हीरो आ रहे थे अजीब अजीब किस्म के जिनको एक्टिंग नहीं आती थी। वो उन्होंने एक फॉर्मूला पकड़ लिया था कि एक लड़की नाचेगी, एक स्टूपिड सी लव स्टोरी होगी, हीरो फाइटिंग करेगा, और वो तो उस जमाने में फिल्में कम बनी, अच्छी बनी, लेकिन कम बनी। लेकिन अब देखें तकरीबन इंडिया से जो फिल्म आती है तकरीबन हमें उसकी 60%, 65% पसंद आती है। तो वो कचरा फिल्म उन्होंने बनाना कम कर दी है, अपने फॉर्मूले को उन्होंने ब्रेक किया है। तो शाहरुख खान ने आके इसको काफी सपोर्ट किया था कि वो जब 90s में हिट हुए थे। दिलवाले के बाद इंडस्ट्री उनकी दोबारा बदली है, लेकिन दिलवाले और क़यामत से क़यामत तक बीच में बहुत अजीब अजीब किस्म की फिल्में आई। राइट। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल मेरे पास कुछ आपके लिए सवाल लिस्टर्स की तरफ से भी हैं, लेकिन एक सवाल मैं और आपसे करना चाह रही हूँ। सबसेटे में आप आए हैं एज अ हीरो और लोगों ने आपको बहुत ज्यादा पसंद किया, सबके मुंह पे नाम इमरान हुआ करता था, सब बड़ा पसंद करते थे, गुड लुकिंग थे आप। तो आपने उसके बाद जब एक दफा कैमरे का एक हो जाती है ना, कैमरे का इश्क, आप कैमरे पे आ गए, एक फेम मिल जाता है, तो फिर कैसे दोबारा बैक द स्टेज काम करने पे अपने आप को आमादा किया? देखिए वो वाली बात है कि जब इट्स अ कंट्रोल थिंग, जैसे हीरो का ना कोई कंट्रोल, उस वक्त हीरो का कंट्रोल डायरेक्शन पे तो नहीं होता ना। हीरो का कंट्रोल हो सकता है प्रोडक्शन पे, हीरो का कंट्रोल हो सकता है मैं कपड़े ये नहीं पहनूंगा, मैं गाड़ी में नहीं आऊंगा, मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा। हीरो का कंट्रोल तो इस चीजों पे है, डायरेक्टर का कंट्रोल हर चीज पे होता है। तो ज्यादा मजा आपको मुझे आता है कंट्रोल चीजें करने में। और फिर मैंने जो एक्टिंग इसलिए की थी, एक्चुअली मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं महसूस करना चाहता था एज अ डायरेक्टर कि जो कैमरे के सामने खड़ा होता है उसकी क्या फीलिंग होती है। तो मैंने उसको महसूस करने के लिए एक्टिंग की थी पहली बार। मुझे नहीं पता था वो तुक्का लगेगा, वो इतना हिट हो जाएगा कि मुझे बार बार करनी पड़ेगी। तो मैं तो सोचा कि मैं करूंगा, ये सिटकॉम चलेगा, पैसे बनेंगे, खत्म हो जाएगा, वो नया काम करेंगे, फिर मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वो किरदार ही हिट हो गया, फिर वो रेडियो शो हिट हो गया, तो करना ही पड़ गया। तो मैं एक सेलिब्रिटी मशहूर हो गया। हालांकि मेरा काम तो डायरेक्टर था ना, तो मेरा ओरिजिनल काम तो वही है। तो मुझे वापस आना आसान लगा क्योंकि मैं इतना दूर गया ही नहीं था। मैं तो बहुत दूर चला जाता तो गेम होता, मैं इतना दूर गया ही नहीं। तो
इसलिए वो मुझे वापस आना भी आसान लगा। इसलिए मैंने सर पे तारी भी नहीं होने देना उसको, शोहरत को मैंने इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। मैं कहा इतना इसको लिफ्ट कराऊंगा तो फिर वापस जाना ही मुश्किल होता है। फिर आप डायरेक्टर नहीं बनते ना, फिर आपने नोटिस करें फरहान अख्तर, इंडिया की एग्जांपल फिर देता हूँ, वो फरहान अख्तर ने दिल चाहता है बनाई, डॉन वन बनाई, अब वो डायरेक्ट नहीं करते, अब वो एक्टर बन गए। जैसे अब वो जब आप मशहूर शोहरत आप पकड़ लेते हैं, आपको वहां पर ज्यादा मजा आता है, वहां ज्यादा कंट्रोल मिलता है, तो आप बोलते हैं छोड़ो बस प्रोड्यूसर और एक्टर ठीक है, ज्यादा नाम भी उन्हीं का होता है, डायरेक्टर्स को कौन जानता है, यू नो। तो फिर आप उस तरफ चले जाते हैं। तो फरहान ने एक वाइज डिसीजन लिया कि वो उन्हें एक्टिंग की तरफ आ गए, उन्होंने एक्टिंग किया, वो डायरेक्शन बहुत कम करते हैं, बहुत कम। तो ये है बिकॉज एक दफा आप मशहूर हो जाएं, आपको उसमें पैसे मिल जाएं और आपको काम चल पड़े, तो फिर इतनी एफर्ट भी नहीं बंदा कर सकता दोबारा जाके डायरेक्शन पे करने की, कि बहुत डायरेक्शन में बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा, कि स्क्रिप्ट के पहले लफ्ज से लेके एंड क्रेडिट के आखिरी क्रेडिट तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस पोर्शन को करने की होती है जो उसमें फिल्म में कर रहा होता है, फिर वो अपनी और चला जाता है, फिर अपने उसको फर्क नहीं पड़ता फिल्म एडिटिंग में क्या हो रहा है, यू नो कैमरे की लेंस कौन सा लग रहा है, लाइटिंग क्या हो रही है, उसको नहीं परवाह। डायरेक्टर के लिए तो हर चीज मैटर करती है, तो वो बहुत एक बड़ा प्रोफेशन है और बहुत बड़ी एक चीज है, बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, बहुत दिमाग का इसमें इस्तेमाल है, बहुत खून पसीना आपका जाता है इसके अंदर। एक्टर जो कहते हैं कि हमें बड़ा खून पसीना दिया हमने इस शूट में, तो जो डायरेक्टर ने दिया होता है आप इमेजिन करें कि उन्होंने क्या खून पसीना दिया होता है, यू नो। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये प्रोफेशन, तो ज्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए डायरेक्शन, तो मैं इसलिए करता हूँ। एक्टिंग मुझे शोहरत का इतना आज तक कुछ शौक नहीं था कि मैं बस मशहूर हो जाऊँ, लोग आगे पीछे घूम रहे हों, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं की। वैसे इस काम भी ऐसा कोई जबरदस्त आया नहीं कि करने में मजा आए, कोई इसके बारे में सोचे करें कुछ करें, ऐसा कुछ खास था नहीं। सर कोई फ्यूचर में मूवी वगैरह करने का इरादा है आपका डायरेक्ट? हाँ, वो जब अनाउंस होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। अभी बात चल रही है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। चलें, जब अनाउंस होगी और इंशाल्लाह ताला फिर जब आएगी, लॉन्च होगी, तो उस वक्त हमें आप जरूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम उस पर बात करेंगे। सवाल जो मैंने लिखे हैं लिसनर्स की वो तकरीबन वही हैं जो बातें हम कर चुके हैं। एक सवाल जो असमत आफरीदी का है वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है बड़ी शानदार शुरू की एपिसोड्स चल रही होती हैं, लेकिन लास्ट एपिसोड जो है वो अपना वो इम्पैक्ट नहीं रख पाती, वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये क्यों है? आपको कुछ पता है? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? क्या लास्ट एपिसोड ड्रामे की या फिल्म की? लास्ट एपिसोड ड्रामे की जो है वो अमूमन लोगों को डिसअपॉइंट कर देती है, या तो हीरो को मार दिया जाता है, हैप्पी एंड नहीं होता उसका, हमेशा सैड एंड होता है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये मुझे था, देखिए मैं तो सच बताऊं तो ये थोड़ा सा ये चक्कर है कि बहुत सारी वजूहत हैं इसकी, पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं जो बात मैं सेफली बोल सकता हूँ वो तो बोल देता हूँ। ये कि देखिए बात ये है कि ये किस बार ड्रामे होते हैं और ये पहले बन जाते हैं। ये पीटीवी के जमाने में होता है था कि ये ड्रामा हफ्ते के हफ्ते शूट होता था और एडवांस रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। यहाँ तक होता था कि अभी ड्रामा जाएगा ऑन एयर परसों और स्क्रिप्ट नहीं आया है, तो स्क्रिप्ट आएगा तो शूट भी होनी है, उसके 3 सीन रह गए, वो 3 सीन आएंगे, फटाफट शूट होंगे। और वो होता भी था स्टूडियो में, और वो एक अलग सिस्टम था। तो उसमें था कि अगर फीडबैक आ रही होती थी तो बंदा उसको चेंज करने का आपको मौका मिलता है। अब ये होता है कि ड्रामा 6 महीने पहले रिकॉर्डिंग हो जाती है उसकी, बिकॉज एक्टर के पास टाइम नहीं है, डेट्स नहीं होती, तो 6 महीने पहले ड्रामा बन जाता है, उसकी एडिटिंग चलती रहती है। तो आप जो ड्रामा देखते हैं टीवी पे वो 7 से 8 महीने पहले उसकी रिकॉर्डिंग और सब चीजें हो बुला के और वो एडिटिंग करके तो वो रेडी होता है। जब वो उसको ऑन एयर करते हैं तो वो रेडी चीज होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कैरेक्टर बनाया है जो इत्तेफाक से उसके अंदर हिट हो गया, एक दोस्त का किरदार है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी उसने, वो हिट हो गया, वो टीवी पे चला तो हिट हो गया, लेकिन आपको शूटिंग पे नजर नहीं आया कि वो हिट हो सकता है। अब वो आपको किरदार बढ़ाना है या कम करना है, आप नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग कर ली है उसकी, यू नो। तो एंड भी उसका बना हुआ ही है एक तरीके से, तो आप उसी एंड पे चले जाते हैं आप उसको। लेकिन ऑडियंस उस वक्त तक उनका माइंड 26 एपिसोड 30 तक उनका माइंड चेंज हो चुका होता है, वो कहते हैं यार एंडिंग ऐसी होनी चाहिए। लेकिन राइटर ने लिखा था उस वक्त उसको लग रहा था एंडिंग ऐसी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत पहले लिख लिया गया, बहुत पहले बन दिया गया और उस पर ऑडियंस का रिएक्शन देखने का मौका नहीं मिला, तो फिर आप एंडिंग चेंज नहीं कर सकते।
राइट, ये तो रीजन। अगर ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अच्छा, आपने ज्यादातर जो अभी तक अपने जो प्लेस बनाए उसमें कॉमेडी हमें जरा ज्यादा महसूस होती है, लेकिन आपसे बात कर कर और आपके इंटरव्यूज देख के लगता है कि थोड़ी सी डिफरेंट पर्सनैलिटी, थोड़ा सा सीरियस आप ज्यादा हैं, सीरियस साइड पे ज्यादा हैं, तो ये ऐसा आपको लगता है, महसूस होता है? यार जब काम के हवाले से बात करें तो मेरा काम है तो कॉमेडी, लेकिन कॉमेडी सीरियस बिजनेस, मतलब किसी को हंसाना जो है वो बहुत सीरियस काम है, मतलब आसान काम नहीं है। हाँ। तो सोच रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, तो वो सोच अगर नहीं होगी तो आपका जो ह्यूमर होगा वो फिर सिर्फ अबे तबे होगा, उसमें कोई बात नहीं होगी। तो कोई बात करने के लिए आपका मिजाज थोड़ा सीरियस होना चाहिए, ताकि आप बात लेके आए बड़ी और उसको तंज़ो मजा या कॉमेडी के अंदाज में कह दें। तो इसके लिए अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉमेडी करता है तो जोक्स करेगा। तो मेरा काम तो जोक्स करना नहीं है, मेरा काम तो अपनी बात पहुंचाना है कॉमेडी के थ्रू। तो मैं जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं भाई तो बिल्कुल मैं तो मैं करता हूँ हंसी मजाक, लेकिन जब मैं सीरियस टॉपिक की बात करता हूँ मैं सीरियस हो जाता हूँ। तो मुझे बस ये है कि और मैं वैसे कॉमेडी नहीं करता, मेरा लहजा थोड़ा सा मजा ही है, फन लविंग है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें भी ऐसी कैजुअली बोल देता हूँ, तो वो है इंटरेस्टिंग चीज। बाकी ह्यूमर का ये है कि हाँ अब थोड़ा सा वैसे बड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन वैसे मैं हर वक्त दोस्तों में तो हंसी मजाक ही रहता है हमारा, कोई सीरियस बात तो मुश्किल से ही करते हैं। तो लेकिन जब आप इतनी काम की बातें करी तो वो मेरा सीरियस मोड ऑन हो गया। सही। अच्छा सर, आजकल जैसे इंटरनेट की आपने बात की भी थी कि लोगों के पास इस वक्त ये मौका है इसीलिए कि वो जो चाहते हैं दिखा सकते हैं, अपना कुछ यूनिक काम लेकर आ सकते हैं। एक चीज लेकिन जो मैं इंटरनेट पे महसूस करती हूँ वो ये कि जैसे टीवी के ऊपर एक पॉलिसी, सेंसर पॉलिसी होती है जिसका बड़ा मजाक भी बनाया जाता है, ज्यादा हो जाती है कभी कभी, लेकिन इंटरनेट पे जो कंटेंट है इस वक्त उसमें पहले के मुकाबले में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा खुली बातें होती हैं, बहुत वल्गैरिटी होती है। तो ये चीज आपको फील होती है कि हम अपनी फैमिली के साथ देखिए इंटरनेट का चक्कर ये है कि इसमें तो फैमिली का जैसे सीन है नहीं। पहली बात तो है कि आप अंडरस्टैंड करें कि इंटरनेट वो मीडियम है दुनिया में जिसका ताल्लुक फैमिली से नहीं है। इस तरह से नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम सब मिलके बैठ के आओ देखें, आओ मैं तुम्हारे फोन में झांकूं क्या हो रहा है, तुम मेरे फोन में झांकूं क्या हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट एक थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड मीडियम है। आप जो व्हाट्सएप पे बातें करती हैं आपकी अम्मी से शायद तो नहीं करती हैं आप, जो भी व्हाट्सएप पे आप करती हैं दोस्तों से बातें वो आप अपनी अम्मी से तो शेयर नहीं करती। तो आप अपनी अम्मी से वो वाली व्हाट्सएप पे बात शेयर करती हैं जो आपका दिल आप समझती हैं सेफ है, ये की जा सकती है। ठीक है, तो इंटरनेट भी ऐसा ही है कि हमने शो बनाया थोड़ा सा गंदा टाइप है तो आप अपनी अम्मी को मत दिखाए ना, उसकी वो वाली एपिसोड दिखाएं जो इतनी गंदी नहीं है। मतलब ये इंटरनेट इस तरह से चलता है। दूसरी चीज ये कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसमें थोड़ा सा एलिमेंट, उसको कंट्रोल तो नहीं बोलूंगा लेकिन खुद ही लोगों को उसकी समझ आते आते चंद साल लग जाते हैं कि यार ये गंदी बातें करना अच्छी बात नहीं है। ये समझ में आते आते कुछ टाइम लगेगा। ये एकदम से नहीं हो सकता कि आपने एकदम से एक नई चीज आई और लोग फौरन रेडी हो गए कि नहीं इस पे हम बिल्कुल वही करेंगे जैसे टीवी पे करते थे। नहीं, इनको मौका मिलेगा तो खुल के बात करेंगे। तो आप नोटिस करें सब सेटअप पे अबे तबे यार बार हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा ड्रामा नहीं आया क्योंकि अलाउ नहीं किया। लेकिन वो अच्छा था, मतलब वो जो चीज थी वो ऐसी थी जो सबके लिए थी, मेरा ख्याल है सब एक्सेप्ट कर सकते थे उसे। लेकिन आजकल इंटरनेट पे तो ऐसा कंटेंट है जिसको आप देख भी नहीं सकते, खुद से भी आपको शर्मिंदगी होती है। तो उसमें फर्क क्या सर? मत देखिए ना, ये तो गेम है। इंटरनेट पे कंटेंट जो है वो देखिए, इंटरनेट पे तो हर तरह का ढंग का कंटेंट है और हर तरह का इस्लामिक कंटेंट भी है। इंटरनेट वो चीज है कि वो आपकी चॉइस पे है। अगर आपके नजरों के सामने से कोई चीज गुजर गई तो आप उसको स्किप कर दें। ये वैसी वाली बात है कि आप यूरोप में रहते हैं और आप स्कार्फ पहनते हैं, लेकिन जो आसपास लोग हैं वो नहीं पहनते। तो आप उनको उनकी जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको आपकी जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं। अब ये अलग बात है कि जी इंटरनेट पे गंदा काम प्लीज ना करें आप लोग, मत, मुझे पसंद नहीं है। तो बहुत से लोग हैं जिनको गंदा काम पसंद है, उनको करने दें। उनकी अपनी पकड़ होगी, आपकी अपनी पकड़ होगी। तो वो ये चक्कर होता है। तो उसमें आप बाय चॉइस आप चीजें देख रहे हैं। अब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टू बी ऑनेस्ट की। अब टू बी ऑनेस्ट में बनाया, उसमें जब भी लड़के वड़के बैठते हैं तो जब ताबिश उम्र की हम उम्र बैठ जाता है कोई,
या उसके साथ के लड़के बैठ जाते हैं, तो वो गंदी बातें होती हैं उसमें, बिटवीन द लाइंस दो डबल मीनिंग बातें होती हैं, और वो इसलिए होती है बिकॉज दो लौंडे बैठे हुए, और अब वो दो लौंडे अगर बैठे हुए तो टू बी ऑनेस्ट नहीं होगा ना, अगर वो थोड़ी सी हराईपन की बातें नहीं करेंगे, तो अगर वो गंदी बातें नहीं करेंगे, तो जो लड़के आपस में करते हैं अगर वो बातें वहां नहीं होंगी तो वो ऑनेस्ट तो नहीं हुआ ना, फिर वो टू बी फेक हो गया। ठीक है, अच्छा अभी अगला एपिसोड है जो भी लगाएंगे उसमें मंशा पाशा, मुस्तफा कमाल या जावेद शेख आएंगे, या एक दो और लोग, लड़कियां हैं, नादिया खान आएंगी या शाइस्ता वायदी आएंगी, तो शाइस्ता लोधी आएंगी, तो ये जो उनसे जो बातें होंगी उनमें गंदापन नहीं है, बिकॉज वो लौंडे नहीं बैठे हुए। तो हमारे यहाँ वो एक चक्कर है कि जो शो का वो जो गेस्ट जिस तरह का है उस तरह का होस्ट अपने आप को पानी की तरह चेंज करता है, तो वो तो वो एपिसोड आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, ये वाले एपिसोड ना करें जिसमें नंगापन हो रहा है वो ना करें। हाँ, तो हर शो के अपने अपने एरियाज हैं। अब मैं बताऊं आपको, लोग फ्रेंड्स बड़े शौक से देखते हैं। फ्रेंड्स जो सिटकॉम था उसमें सारे जोक्स गंदे हैं, उसमें सब जोक्स गंदे हैं, उसमें सेक्सुअल रेफरेंसेस बहुत हैं, बहुत सेक्सुअल जोक्स हैं, तो लेकिन लोग देखते हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं बिकॉज वो किरदार इतने मजे के लगते हैं, वो मजे के किरदार है, तो वो इस तरह से है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी चॉइस पे है और आप बेशक ना देखें। सही बिल्कुल सही, समझ गई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, और नॉर्मली मेरा अभी तक तो मैं तो दिया, मुझे बोला कि आप देंगे, मैंने कहा बिल्कुल देते हैं। तो मैं जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत सीरियसली मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। मैं वैसे ही आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आज मुझे ये चांस मिला आपसे बात करने का, तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, Mavish. I just want to apologize. Initially, मैं उमान बोलता था, कतर के लोगों पर नाराज नहीं करना चाहता। नहीं। तो sorry, but thank you so much for inviting me. It was a great show. मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला आपकी मूवी रिलीज होती है तो एक दफा थोड़ा सा बस हमें 5-10 मिनट दीजिएगा जिसके बारे में हम बात कर सकेंगे। आपका काम हमेशा इतना यूनिक